गया है। हाँ, तो तुम लोग देख लो ना जरा प्रोफेसर पेज पे लाइव हो रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लो। शुरू हो गया सर। चलो फिर शुरू करें। यस, जाओ देखा रहा है, मीटिंग इज नाउ बीइंग स्ट्रीम लाइव ऑन फेसबुक। गुड, चलिए हो गया। नमस्कार सर, और सबका स्वागत है, सबको अभिवादन। आज के इस जूम संगोष्ठी में और एक लाइव कार्यक्रम में सर भी मौजूद हैं और हम सब लोग मौजूद हैं जो बहुत लंबे समय से सर के विद्यार्थी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा शोध किया है, लिखा पढ़ा है, और सब हम लोग एक आत्मीय वार्तालाप नाकोहस पर करेंगे। और ये जो उपन्यास है, ये जो है वो हम सब लोग 5 साल पहले करीब पढ़ा, और वो एक फैंटेसी रचता है जो ये मुक्तिबोध की और जॉर्ज ऑरवेल की जो परंपरा है, एनिमल फार्म की, या 1984 की परंपरा है, एक डिस्टोपिया, एक दुस्वप्न रचता है। और ये जो फैंटेसी की का जो शिल्प है, उसके माध्यम से जो एक जटिल यथार्थ है जिसको एक्चुअली आप साधारण व्यक्ति को नहीं समझा सकते। अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि फासिज्म में जो अनुभव बुद्धिजीवी करता है वह साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि वह व्यक्ति ज़्यादातर वो फासिस्ट जो कैंपेन है उसके प्रभाव में रहता है। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति और बुद्धिजीवी समाज के जो सरोकार हैं उसको सामने लेते हुए 3 बौद्धिक पात्रों के माध्यम से जो फैंटेसी के शिल्प के ढंग से जो बात कही गई है, वो बेसिकली हम सब ने एक दुःस्वप्न के रूप में और एक डिस्टोपिया के रूप में देखा है। और जो उपन्यास है वो एक तरह की कि उस यथार्थ को अभिव्यक्त कर रहा है जो बहुत जटिल है, जो बहुत कठिन है समझना जिसको, और वो भयावह है। तो इधर के दिनों में जो हमारे देश का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण बना है, वह उपन्यास एक ऐसा मुहावरा बन गया है जिसके माध्यम से हम अपने देश की मौजूदा राजनीतिक सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं और यथार्थ है उसको कह पाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे नाकोहस जो है वो एक सबसे पॉपुलर शब्द के रूप में सामने आ रहा है सांस्कृतिक विमर्श में और चर्चाओं में। तो एक जो चर्चा हम लोगों ने आयोजित सोची कि सर के साथ एक आत्मीय संवाद के साथ और इसकी रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए हम लोग समझें, क्योंकि मुझे याद है 2001 में हम लोग जेएनयू में एमए करने आए थे हिंदी में, और तब जो है सर लगातार सर का कंसर्न इस तरह के थीम पर था कि किस तरह से आहत भावनाओं के नाम पर अस्मिताओं के जो वकील हैं वो सब लोग एक फासिस्ट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां तर्क बुद्धि विवेक की कोई जगह नहीं है। तो अक्सर आहत भावना आयोग की बात सर करते थे और हम लोग मतलब वो व्यंग्य था, ये था, लेकिन वो एक ऐसा एक दूरदर्शी अध्यापक या बुद्धिजीवी के नाते हमें उम्मीद नहीं थी कि एक उपन्यास के रूप में ये 15 साल बाद या ये हमारे सामने आएगा। और हम लोग इस बात को नहीं महसूस, लेकिन सर जो के क्लासेस में ये महसूस होता था कि कैसे एक व्यक्ति जो अपने एक बुद्धिजीवी जो दूरदर्शी है और जो ये महसूस कर रहा है कि हमारे देश की हालात की जो स्थितियां हैं वो किधर बढ़ रही हैं। तो भविष्य का जो खतरनाक आकलन था, जो दुःस्वप्न था, आज वह एक यथार्थ के रूप में हमारे सामने है। भले ही वह यथार्थ थोड़ा भिन्न हो, भले ही वह यथार्थ जर्मनी या इटली या अन्य देशों के यथार्थ से अलग हो, लेकिन उसकी जो प्रभाव की क्षमता है, जो उसका जो असर है वो उसी तरह का है। तो मैं सर से जो जानना चाहूंगा कि जो
जो रचना प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी के नाते इस बात को जानते रहे और कि सर जो सोच रहे हैं क्लासेस में, अपने भाषणों में, और ये बातें जो है हम लोग परिचित हैं कि कैसे सर का कंसर्न था। और 20 साल का जो समय है, कोई लेखक एक विचार के साथ और लगभग उसी भावबोध के साथ एक ही मन स्थिति में लंबे समय तक वैचारिक संघर्ष करता है और अंततः एक रचना हमारे सामने आती है। ये जो बहुत बहुत ही मतलब बहुत मार्मिक और बहुत ही त्रासद अनुभव सर का रहा होगा, क्योंकि उस मन स्थिति को लंबे समय तक जीना मेरे ख्याल से ये एक बहुत लंबी प्रसव पीड़ा है की तरह से है, लंबे समय तक एक विचार की जद्दोजहद के तहत है। तो मैं चाहूंगा कि सर उस मतलब अभी तो मैंने लंबा समय ले लिया और ये पता नहीं कैसा जो शुरुआत है अच्छी मेरे ख्याल से या नहीं, आप लोग बताएंगे, लेकिन ये पहला अनुभव था इस वेबिनार का। तो बहुत अच्छी है। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर के बोलने से पहले इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मेरा भी उसी में ये बात आ जाएगी कि जैसे हमने ये टैग लाइन दिया था कि किस दुनिया के सपने देखे और किस दुनिया, ये हमने शुरुआत की थी। तो मेरी बड़ी आकांक्षा है कि सर ने किस दुनिया का सपना देखा था और अल्टीमेटली हम किस दुनिया में पहुंच रहे हैं, तो उसको जोड़ते हुए और उस रचना प्रक्रिया से गुजरते हुए वो किस मना स्थिति में रहे और रहने के बाद ये एक प्रकार का एक रचनात्मक प्रक्रिया या रचनात्मक उनका जो भावबोध है वो निकल करके बाहर आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता या क्या कहें अपनी नॉस्टैल्जिया की भावना या रेखांकित करूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जितने दोस्त मौजूद हैं, शुभम को छोड़ के सब औपचारिक रूप से मेरे छात्र हैं। एक दो ने शायद मेरे साथ पीएचडी भी किया है और बाकी एमए में तो रहे ही हैं। अवधेश पांडे बहुत बाद के छात्र हैं, मेरे छात्र के छात्र हैं, लेकिन पता नहीं इनका क्या कर्म विपाक था कि ये मेरे साथ पीएचडी करने चले आए। रामचंद्र के साथ को गाइड बना लिया और मेरा ख्याल है कि उसके बाद पर्याप्त डांटे इन्होंने भी खाई है जैसी बाकी सब लोगों ने खाई है। तो शुभम को छोड़ के सब औपचारिक रूप से मेरे छात्र रहे हैं, सुधा भी है यहाँ और लोग भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत आभारी हूँ धर्मनारायण का और आनंद पांडे का कि उन्होंने ये सोचा और इस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया। शुभम यहाँ है और ये भी अच्छे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे ख्याल से नाको हंस पर एक बहुत ही जो 2-3 रिव्यूज नाको हंस पर मेरे देखने में आए, एक अशोक पांडे का, वो तो उन्होंने कहानी पे लिखा था, उपन्यास पर शुभम का रिव्यू मैं ऑब्जेक्टिवली कहता हूँ कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और उससे मुझे काफी कुछ सोचना। और जब भी मैं कभी इस उपन्यास पर दोबारा लौटूंगा या इस थीम पर, तो उसमें ये जो आप लोगों का फीडबैक है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो दो बातें आनंद ने और इसमें धर्मनारायण ने कही, इन पर मैं अपनी बात कहता हूँ। पहले धर्मनारायण की बात से शुरू करता हूँ। मेरे एक हमउम्र दोस्त ने एक बार कहा था और ये बात मेरा ख्याल है कि 2011-12 की है। दुनिया भर में जिस तरह की चीजें हो रही थी, तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, गप्पें लग रही थी शाम के समय, तो उनके मुंह से एक कविता पंक्ति जैसी फूटी, पता नहीं वो उनकी अपनी थी या कहीं से उन्होंने पढ़ी थी, काव्य पंक्ति थी क्या था। कहा कि यार मेरा तो हाल ये है कि सपने जो देखा करती थी मैंने वो आंखें खो दी। मुझे ये वाक्य बड़ा स्ट्राइकिंग लगा और हम दोनों काफी देर तक अपना चुपचाप बैठे रहे ये सोचते हुए। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं यार, इस तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा कि सपने जो देखा करती थी वो आंखें मैंने खो दी हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कष्ट होता है कि क्या तो सपने देखे थे और कहाँ हम पहुंचे। तो ये वाक्य उस बातचीत में निकला था जिसको फिर मैंने इस उपन्यास में। आप इस बात पे ध्यान दें, 20वीं सदी के इतिहास में आप लोगों को मैं एक फिल्म याद दिलाऊंगा, सत्यजीत राय की फिल्म थी, अब हाँ उसका नाम था प्रतिद्वंदी। तो उस फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में धृतिमान चटर्जी एक्टर हैं और उनको मैं किस तरह का एक्टर मानता हूँ, अगर आपको मेरा इरफान वाला लाइव याद हो तो उसमें मैंने दुनिया भर के 4-5 एक्टरों का नाम लिया था।
और जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं कि अब मैं सिनेमा का भारी प्रेमी। तो 4-5 लोगों का मैंने उनमें नाम लिया था कि ये इरफान इनकी टक्कर के एक्टर थे। उनमें एक नाम धरतीमान चटर्जी का था। तो उस पहले सीन में सत्यजीत राय की फिल्म थी और वो कमाल की फिल्म थी, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो उसमें इंटरव्यू बोर्ड इनसे पूछता है कि व्हाट यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये जो नौजवान है जो इंटरव्यू दे रहा है, ये छूटते ही उत्तर देता है वियतनाम वॉर। तो वो जो बोर्ड है वो उम्मीद कर रहा था कि उत्तर होगा आदमी का चांद पे उतरना, क्योंकि फिल्म 71-72 में बनी थी, आदमी चांद पे सन 69 में उतरा था। तो ये लड़का उत्तर देता है वियतनाम वॉर, और इंटरव्यू बोर्ड एकदम सपक आ जाता है। हम लोग उस वक्त में जवान हो रहे थे। सन 68 में छात्रों का विद्रोह हुआ था। सन 75 तक वियतनाम युद्ध कर रहा था और दुनिया की सुपर पावर को उसने अंततः परास्त किया सन 75 तक। सन 47 से लेकर 50 के बीच तक जो दुनिया भर में डीकोलोनाइजेशन हुआ था, भारत से शुरू करके इंडोनेशिया तक कॉलोनियल पावर्स को हटना पड़ा था। इन सब चीजों से बात इसमें वामपंथी गैर वामपंथी की नहीं है। उस दौर में जो डेमोक्रेटिक उस तरह नहीं थे, राइट विंगर भी थे, मान लीजिए स्वतंत्र पार्टी जैसे संगठन थे और उनके समर्थक थे, उनमें भी एक सेंस था कि दुनिया जो है वो यूरोप द्वारा डोमिनेटेड दुनिया से अब बदलेगी। एक अलग तरह की दुनिया जिसमें एशिया और अफ्रीका की भी बराबर की हैसियत होगी, ऐसी दुनिया बनेगी। सभी को एक तरह से कहिए कि सपने सब देखते, चाहे कोई क्रांति का सपना देखे, चाहे कोई फ्रीडम की वापसी का सपना देखे। आज की स्थिति यह है कि आप जैसे लोगों को छोड़कर इन जनरल नौजवानों की पीढ़ी को जैसे सपने देखने से डिस्करेज किया गया है। मैंने जिस दुनिया का सपना देखा था, मेरी पीढ़ी ने जिस दुनिया का सपना देखा था, वो दुनिया ये थी कि उसमें तर्क और विवेक की जगह होगी, उसमें ह्यूमन वैल्यूज की जगह होगी, उसमें हम लोग एक दूसरे के दुख के प्रति अधिक महसूस कर सकेंगे, केवल अपना दुख नहीं रोते रहेंगे, दूसरे का, और वो दूसरा व्यक्ति हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकती है, रेस हो सकती है, दूसरे का दुख समझेंगे। ये जो वाक्य डीएन निकला, ये इस वेदना से निकला था कि हमने किस तरह की दुनिया के सपने अपनी जवानी में देखे थे, और आज जब हम कोट अनकोट सीनियर सिटीजन हो गए, 65 मेरी इस समय उम्र है, तो हम कहां पहुंचे, किस तरह की दुनिया हम देख रहे हैं। जैसा मैंने और ऋत्विक ने उस कोरोना वाले लेख में लिखा था, आप कल्पना कर सकते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जांच की जाएगी कि उन्हें कहीं कोरोना वायरस ने तो नहीं पकड़ लिया? आप कल्पना कर सकते थे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आईसीयू में रहना पड़ेगा? आप कल्पना कर सकते थे कि भारत जैसा देश लगातार कई हफ्ते बंद रहेगा, अंडर कर्फ्यू रहेगा? न्यूयॉर्क जैसा शहर अंडर कर्फ्यू रहेगा? ये जो पिछले 20-25 साल में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना है, इसकी जो महाभयानक विभीषिकाएं हैं वो हमारे सामने आ रही है। यहीं से मैं बात जाता हूँ आनंद के सवाल पर। अब दूरदर्शी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन चूंकि मैं सन 1984 से ही और खासकर 1987-88 से सांप्रदायिकता के सवाल से लगातार जूझ रहा था। दिलीप सिमियन, जमाल किदवई, भगवान जोश और अन्य मित्रों के साथ सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन हम लोगों ने गढ़ रखा था, और उसके तहत हम लोग काम करते थे और हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। हम उन लोगों में से नहीं थे और आज भी नहीं है जो हिंदू सांप्रदायिकता की निंदा करें और दूसरी सांप्रदायिकताओं को स्पेस देते चले जाएं। मैं आज भी नहीं मानता ये। तो उस अनुभव से मैं सीख रहा था और मैं देख रहा था कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि तुरंत भावनाओं का सवाल आ जाता है। साहब ये मेरी भावना है, आप इस पर बहस नहीं कर सकते, मेरी भावना। तो वो बात चलते चलते आप याद कीजिए, ये 2002 या 2003 की बात है, अटल जी प्रधानमंत्री थे
और उस समय पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ था। संभवतः 2002-3 की बात। हाँ, और मैं तोड़ हुई थी। मैंने उस समय जनसत्ता में लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक ही था आहत भावनाओं का बवाल है भैया। मुहावरा ना कि सवाल है भैया, तो मैंने लिखा था आहत भावनाओं का बवाल है भैया। और उसी समय में आप लोगों से क्लास में भी ये सब बातें करता रहता था। आप सोचिए कि एक अमेरिकन प्रोफेसर वहां आया, उसने हमारी रिसर्च की, अपनी किताब में उसने कुछ लिखा, और इस आधार पर कि चूंकि उसने वहां रिसर्च की थी, आपने उस पर हमला कर दिया, पांडुलिपियां फाड़ फूट के फेंक दी पुरानी। यानी हम उस समाज में पहुंच गए जहां आपको भंडारकर इंस्टीट्यूट का मतलब नहीं मालूम, जहां आप ये नहीं जानते कि ये प्रोफेसर भंडारकर थे जिन्होंने निर्णायक रूप से ये सिद्ध किया था कि भक्ति आंदोलन पर ईसाइयत का प्रभाव देखना व्यर्थ। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव से नहीं पैदा हुआ, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत की अपनी जो सांस्कृतिक सामाजिक बौद्धिक प्रक्रियाएं थी उनके कारण निकला था। 1909 में डॉक्टर भंडारकर ने वो किताब लिखी थी, 1909 या 10 में, वैष्णविज्म, सैविज्म एंड माइनर सेक्ट्स। उस किताब को छपे हुए आज 110 साल हो गए और वो किताब आज भी महत्वपूर्ण। वहीं उसी भंडारकर इंस्टीट्यूट में बैठ के प्रोफेसर सुखतंकर और उनके साथियों ने महाभारत का प्रामाणिक संस्करण तैयार किया। इन सब चीजों का कोई बोध आपको नहीं है। और उस समय की सरकार, उस समय का विपक्ष सब चुप, क्योंकि वहां जो उत्पाद कर रहे थे वो पॉलिटिकली करेक्ट लोग थे, वो ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इसलिए आप उन पे कैसे बोले भाई, ओबीसी वाले मामले पे बोलने में तो गड़बड़ हो जाएगी, बाकी मामलों में बोले तो ब्राह्मणवाद आदि सब चल जाएगा, लेकिन वहां कैसे बोले। ये जो तकलीफ थी ये उस लेख में व्यक्त हुई। फिर मैं और दिलीप, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, सुमन, और हम इस तरह 3-4 लोग बातें करते रहते थे, और ये कल्पना मैंने उसी समय की थी और उसी समय जनसत्ता में लिखा था कि आहत भावनाओं का एक आयोग बना देना चाहिए, उसी समय लिखा था मैंने। फिर धीरे धीरे आप जानती हैं कि स्थितियां दिनों दिन बिगड़ती चली गई, और फिर आखिरकार ये उपन्यास उस बेचैनी में, उस परेशानी में लिखा गया। मुझे याद है कि इस उपन्यास का बहुत सारा हिस्सा मैंने तब लिखा था जब मैं बीएचयू में मालवीय चेयर प्रोफेसर पे था, और ये छपा था 2015 के दिसंबर में। लेकिन चूंकि 2015 के दिसंबर में छपा तो प्रकाशक ने इस पर प्रकाशन तिथि 2016 डाल रखी है। उन लोगों का कुछ कैलकुलेशन रहता है, वो जो भी हो, ये असल में आ गया था 2015 के दिसंबर में। और ये एक अद्भुत, और मैं तो ये कहूंगा कि दुखद संयोग था कि फरवरी 2016 में जेएनयू हो गया था। जो संकेत उसमें उपलब्ध है वो दिखने शुरू हुए, साकार होने शुरू हो गए। थोड़ा जोर से बोलूं। जो संकेत उपन्यास में थे वे साकार होने लगे थोड़े ही समय। वही तो इस तरह उपन्यास की बैकग्राउंड ये थी, और जो कंसर्न है मेरा वो है, और वो दिनों दिन और अधिक स्थितियां उसके प्रतिकूल होती जा रही है। आप देखिए, और ये मैं एक बार फिर से आपसे कहूं, और चूंकि अब ये लाइव हो रहा है तो बाकी लोगों से भी, ये बात किसी एक पार्टी की नहीं। दा विंची कोड फिल्म जब आई थी तो सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी थे, और उन्होंने चर्च के अधिकारियों के लिए, पादरियों के लिए स्पेशल शो अरेंज किया था। और जब पादरियों ने कह दिया कि हाँ ये फिल्म दिखा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब वो फिल्म रिलीज हुई। ये बात केवल भाजपा और इसकी नहीं है, ये जो एक तरह से भावनाओं की राजनीति के सामने समर्पण की जो मुद्रा है, ये सभी का कंसेंसस है आपस में, ये समस्या है। लेकिन सर इसके पहले शायद ये कहानी के रूप में आपके दिमाग में उपजा था 2014 में, ये कहानी छपी थी, और उसमें तो थोड़ा सा ये था कि कहानी के तौर पे मैंने लिखा था, और उस समय इस कहानी को लेकर के एक सज्जन है राकेश बिहारी, संभवतः उनका नाम है, उन्होंने अरुणदेव जो ब्लॉग चलाते हैं उसमें इस पर एक लेख लिखा था, समालोचन ब्लॉग में। हाँ, समालोचन में। और उन्होंने कहा कि ये तो कहानी है ही नहीं, ये तो कहानी के नाम पर एक निबंध लिख करके छपवा दिया गया है। और उसी में कोई एक टिप्पणी ये भी थी कि इसमें उसी में निबंध में ये टिप्पणी थी कि इसमें होता क्या है, ऐसी कौन सी बड़ी घटना होती है, कुछ बुद्धिजीवियों को बुला के धमकाई तो दिया जाता है, क्या खास बात हुई उसमें।
तो अब तुम लोग जानते हो, जो मेरे पुराने विद्यार्थी वो जानते हैं कि थोड़ा सा शरारत का तत्व मेरे दिमाग में रहता है हमेशा। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, ये कहानी नहीं है तो उपन्यास बना देते हैं इसको। तो उसका वो बहुत अच्छा जवाब अशोक पांडे ने दिया था उस आलोचना का, उस समय टिप्पणी की और लोगों ने भी की थी। मैंने कोई बाय द वे मैंने अभी तक नाकोहस से पाठ किए हैं। AMU में बुलाया था स्टूडेंट्स ने, वहाँ उनका लिटरेरी फेस्टिवल था, तो वहाँ इसका शायद पहला सार्वजनिक पाठ नाकोहस का AMU में ही किया था मैंने। ग्वालियर में किया है, अन्य जगह किया है। अभी पिछले दिनों राजकमल वालों के लाइव में किया था। बहुत ही चर्चा सर इस पर हुई थी गोविंद निहलानी के साथ, जो कोई पर भी उपलब्ध है, मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना था। हाँ, वो लॉन्च के समय की बात है, जब इसको लॉन्च किया था तो गोविंद निहलानी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। हाँ, गोविंद निहलानी से निवेदन किया था मैंने, तो वो आए थे, उन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन इस पर इस तरह व्यवस्थित और विस्तृत बात, एक तरह का एक कहिए कि कलेक्टिव राउंड टेबल, ये मैं पहली बार पर। मैं अब तो अपनी कबीर वाली किताब के बारे में भी कुछ नहीं कहता खास, बहुत से लोग उसकी आलोचना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किताब अपनी जगह, आपको जो कहना है कहिए। मुझे कुछ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगेगा तो मैं उसका नोटिस लूंगा। अब वो किताब मैंने बनिया होने के कारण लिखी है, वो किताब ब्राह्मणवाद के सब चीजों की, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ऑल दिस। नाकोहस पर भी पहली बार मैं इस तरह की बात, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जनरली मैं अभी तक यही मानता था और इसी तरह चलता था कि भाई बात बोलेगी, हमें क्या बोलना है। आलोचक का काम है, मैं बतौर आलोचक के दूसरों की रचनाओं पे लिखता हूँ, लिखता रहा हूँ। अब एक नावल मैंने लिखा है तो जिनको अच्छा लगता है वो बताएं, जिनको बुरा लगता है वो बताएं। लेकिन चूंकि आप लोगों ने ये आयोजन किया और मुझे लगा कि जैसे अभी आनंद ने और धर्मनारायण ने कहा कि एक तरह से आप जो 2-3 छात्र हैं यहाँ, सईद है, सुधा है, अवधेश तो बाद में आए, आप लोगों ने एक तरह से रियलाइज किया हो या ना किया हो, लेकिन इस नावल को मेरे भीतर बनते देखा। तो फिर आप लोगों से बात करने में मुझे अच्छा लगा। जैसे आनंद को याद होगा, क्योंकि ये उस समय गदगद हो गया था ये वाक्य सुन के। इस उपन्यास में एक वाक्य आता है, बल्कि वो एक चैप्टर का टाइटल भी है, वो गंगा ढाबे पर चाय पीते हुए ही मैंने बोला। याद है आनंद तुम्हें? जिससे भय होता है उस पर करुणा नहीं। बिल्कुल सर। नहीं, हम लोग कम्युनल मानसिकता की बात कर रहे थे। जी जी सर। कि कम्युनल दंगे में एक साधारण सहज आदमी भी इतना क्रूर कैसे हो जाता है। जी जी सर। तो मैंने कहा था कि वो इसलिए हो जाता है कि उसको डराया गया कि ये हिंदू तुम्हारे प्राण ले लेंगे, ये मुसलमान तुम्हारे प्राण ले लेंगे। जी सर। तो पहले ही मार दो। जैसे सांप कहा था, आनंद था और 1-2 लड़के लड़कियां और थे, तो मेरे मुंह से ये वाक्य निकला था कि जिससे भय होता है उस पर करुणा नहीं। सांप को सर इसीलिए लोग कुचल डालते हैं मारने के बाद भी। वो सारा उसी में बात हुई थी। उपन्यास में वो सारी बात वही हुई थी। जी जी। क्योंकि उसी जेआई में सांप बहुत निकलते रहते थे। छोटे छोटे सपोटे भी हमने देखे, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, लेकिन हम लोग उनकी सुंदरता थोड़ी अप्रिशिएट करते हैं। पहली रिएक्शन होती है कि मार दो, तुरंत, क्योंकि सांप से डर हमारे संस्कार का हिस्सा है। पहला रिएक्शन होगा कि मार दो। ये तो सर रचना और वो जो आपके मन में एक धर्मनारायण, 2 बातें, 1 मिनट। एक तो थोड़ा तुम जोर से बोलो, आवाज मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है, और दूसरा बाकी लोगों को भी शामिल करो बातचीत में। मैं जरा सा एक बात करना चाहता हूँ सर। हाँ बोलो। आपने वो राकेश बिहारी जी वाले लेख की बात की, जोर से। आवाज नहीं जा रही है? हाँ ठीक है, आप बोलो। वो जो राकेश बिहारी जी वाली लेख की बात थी, समालोचन में जो छपी थी, जो छपा था, उसको उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि किस दुनिया के सपने देखे और किस दुनिया तक पहुंचे, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जब, क्योंकि एक हमारा जो सब टाइटल है वो है सच्चाई में बदलती नाकोहस, सच्चाई में बदलती फैंटेसी। असल में मैं देखता हूँ कि ये जो विषय सब टाइटल है, ये होना चाहिए कि सच्चाई में खतरनाक हद तक बदल चुकी फैंटेसी, नाकोहस अब जो है।
तो मेरा सवाल यह है कि जब आप नाकोहस लिख रहे थे, जब उसकी रचना से गुजर रहे थे आप, उस वक्त उस फैंटेसी को जिस सच्चाई में आप बदलते हुए देख रहे थे और आज जो भयानक सच्चाई है, क्या आपने यहाँ तक कल्पना की थी कि यहाँ तक ये सच्चाई बदल जाएगी? ये जो फैंटेसी आप रच रहे थे उसकी सच्चाई इस हद तक भयानक हो जाएगी? मेरा सवाल ये है सर। उसके बाद मैं जो कल्पना मैंने की थी, देखो ऐसा है सही कि इस सवाल का दो तरह से जवाब दिया जा सकता है। अगर आप स्थूल रूप में देखें तो सच्चाई मेरी कल्पना से आगे चली गई है, स्थूल रूप में देखें। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो सच्चाई सौभाग्य से अभी मेरी कल्पना से पीछे, क्योंकि स्थूल रूप में आप ये कह सकते हैं कि भाई मारपीट बहुत ज्यादा होने लगी है, लिंचिंग होने लगी है आपको, और विचार के कारण नहीं बल्कि नाम के कारण आपकी लिंचिंग हो सकती है। और टेलीविजन का जो उत्पाद है, जो कल्पना मैंने की थी उससे कई गुना अधिक टेलीविजन का उत्पाद हम देख रहे हैं, तो स्थूल रूप में ऐसा लग सकता है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म रूप में देखें तो सौभाग्य से अभी भी नाकोहस हम सबका संस्कार नहीं बना। आप याद कीजिए, उपन्यास में गिरगिट ये कहता है कि नाकोहस खबर बनता नहीं है, नाकोहस खबर लेता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि नाकोहस के बनने की जानकारी तुम लोगों को मिली या नहीं मिली, महत्वपूर्ण यह है कि नाकोहस को तुम्हारा संस्कार बना। सौभाग्य से अभी ऐसी स्थिति नहीं कि नाकोहस आपका संस्कार बन जाए। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मिलान कुंदेरा का एक उपन्यास है द जोक। मिलान कुंदेरा भाई भी मेरे फेवरेट लेखकों में से हैं, और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपने पढ़ा ही होगा। अगर संयोग से ना पढ़ा हो तो मिलान कुंदेरा को पढ़िए। तो उनका पहला उपन्यास है द जोक। वो चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट तानाशाही के दौर की कथा कहता है। उसमें एक नौजवान है जो बड़ा प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट है, बड़ा उत्साही और संभावनाशील कम्युनिस्ट है। यूनिवर्सिटी में जो कम्युनिस्ट यूथ का संगठन है उसका सदस्य है। वो एक बार कहीं बाहर छुट्टी मनाने जाता है और वहां से अपनी प्रेमिका को एक पोस्ट कार्ड लिखता है, और उसमें वो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कोई मजाक कर देता है, कोई जोक कर देता है। उसकी प्रेमिका इतनी प्रतिबद्ध और धर्मनिष्ठ कम्युनिस्ट है कि जाके वो पार्टी कमेटी को शिकायत कर देती है कि मेरे प्रेमी ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने पार्टी के बारे में ये बेहुदा बात कही है। जाहिर है कि अगर उस लड़के की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। तो सौभाग्य से अभी हम उस दशा में नहीं पहुंचे, हालांकि धीरे धीरे पहुंच रहे। हम ये देख रहे हैं। कल ही रात को एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि सर व्यक्तिगत संबंध टूट गए, लोग व्यक्तिगत रूप से नाराज हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़िए, मतलब मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरे व्यक्तिगत रूप से संबंध खराब, ऐसा पहले नहीं होता था। आप किसी राजनेता की आलोचना करें, किसी पार्टी की आलोचना करें, तो उसका नतीजा ये नहीं होता था कि आपके परिवार में लड़ाई होने लगी। तो धीरे धीरे हम अब पहुंच रहे हैं। सौभाग्य से अभी तक पहुंचे नहीं, क्योंकि अभी भी हम ये बात कर रहे हैं। मेरे उपन्यास की जो फैंटेसी है, जो महाभयानक फैंटेसी है, वो ये है कि वो आपकी चेतना का हिस्सा हो, और अगर आप उसको एक्सेप्ट ना करें तो आपको पता भी ना पड़े और आपके हाथ पैर टूट जाए। आप अपने बिस्तर से सो के उठ के खड़े हो और आपके घुटने लॉक हो, और आप समझें कि ये कोई प्रॉब्लम हुई है, और वो गिरगिट आपके फोन पे आके बताए कि नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये तुम्हें संकेत दिया गया। जो इस बात का वो है, और ये साइकोलॉजी की जिन लोगों ने स्टडी की है वो जानते हैं कि जिन चीजों को आप पाप या अपराध मानने लगे, वो आपसे अगर हो जाए तो आपके शरीर को लकवे जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो नाकोहस का गिरगिट सुकेत को ये संकेत कर रहा है कि ये एक संकेत है, अभी तुम्हारे घुटने गए, कुछ और भी जा सकता है। एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। उपन्यास मैंने, जाहिर है कि आप लोग मेरी आदत जानते हैं, मैं बिना तैयारी के कोई पब्लिक बातचीत नहीं करता। तो कल रात मैंने उपन्यास दोबारा पढ़ा क्योंकि बातचीत करनी थी, और मैंने रियलाइज किया कि इसको और थोड़ा विस्तृत होना चाहिए था। जो मेरी आदत रही है सूत्रों में बात करने की, लिखने का थोड़ा आलसी हूं असल में,
बोलने में बहुत मजा आता है, बोलता चला जाता हूँ, लेकिन लिखने में कतराता हूँ। मेरा ख्याल है इस पर सुधा जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी क्योंकि उनकी एक टिप्पणी मुझे हमेशा याद आती है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और विस्तृत होना चाहिए था। शुभम का रिव्यू मैंने कल पढ़ा दोबारा, और उसमें मैंने ये बात नोट की कि शुभम के रिव्यू में भी एक अंडर करंट इस बात का है कि जो संकेत दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, लेखक को उन पर थोड़ा और अब आप लोग बताइए, मुझे जो कहना था। सर एक प्रश्न, मैं प्रश्न से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि ये या लोग कहते हैं कि ये नॉवेल किसी एक खास विचारधारा को लेकर रचा गया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विचारधाराओं में हम बटे हैं, लेकिन मनुष्यता हमारी सबसे बड़ी विचारधारा है। और इसमें मैं आपके इस नॉवेल की एक लाइन भी जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि क्या कुरान की कविता पर केवल मोमिन का हक है, सलीब से पुकारती ईसा की आवाज में क्या केवल ईसाई की टीस है, तथागत के लोकानुपाय में प्रवेश की अनुमति क्या केवल बौद्धों को है, आकाश को थाल और चांद को सूरज दीपक बनाकर की जाने वाली आरती की महिमा क्या केवल सिखों की है। तो मुझे लगता है कि ये उपन्यास विचारधारा से काफी आगे जो एक मनुष्यता है उसको एक स्टैब्लिश करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है उसको स्टैब्लिश करता है। तो सर एक प्रश्न इससे हटके मेरा एक ये है कि आप जैसे बता, इसमें भी नॉवल में है कि लगातार बुद्धि पर हमला हो रहा है, विवेक को निशाना बनाया जा रहा है, और अब उपन्यास में और उपन्यास के बाहर भी हम देखते हैं तो चौड़ा सिंह, गिरगिट, बोनेसर जैसे पात्र हमारे आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। हाँ, और आहत भावनाओं के युग में विवेक की बातें करने वालों के जो आहत के निशान है वो उनकी देह पर भी हैं और उनकी चेतना पर भी। लेकिन समय ऐसा है कि इससे भी ज्यादा दुखद ये है कि सब कुछ हस्बे मामूल चल रहा है। जैसे आप उपन्यास में कहते हैं कि ग्राह ने गज की टांग भी पकड़ी हुई है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम किस स्थिति में जा रहे हैं कि सब कुछ हम देख। एक मिनट, अगर ये विडंबना नहीं होती तो मैं नॉवेल लिखता क्यों? यानी अगर ये स्थिति एक लगभग नॉर्मल ना मान ली गई होती, आप ध्यान दें कि उपन्यास शुरू होता है एक सपने से, एक नाइट। वो सुकेत का नाइटमेयर है, वो वास्तव कोट अनकोट वास्तविकता नहीं है। सुकेत सपना देख रहा है कि गली के चौराहे पर या चौक पर एक हाथी पड़ा है और उसे मगरमच्छ चबा रहे हैं, और महिलाएं जो है अपने आराम से सब्जी खरीद रही हैं। उन्हें भूरे से आ रही बदबू का तो एहसास है, लेकिन हाथी की चीखें उन्हें नहीं सुनाई दे रही है। वो उनके आसपास हो रहा है लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा है। उपन्यास का अंत होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग दफ्तर जा रहे हैं, ट्रैफिक की भाग दौड़ वो सब है, और सड़क पर हाथी को चबाया जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर ये भावनाओं का या अविवेक का या क्रूरता का ऐसा नॉर्मलाइजेशन ना हो गया होता तो उपन्यास लिखा ही क्यों? उपन्यास लिखा इसीलिए गया है। जहां तक आपकी पहली बात का सवाल है, देखिए मैं ये मानता हूं कि चाहे आपकी कोई धार्मिक आस्था हो, चाहे आपकी कोई राजनीतिक आस्था हो, उसमें संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए, और मानवीय जो बुनियादी मानवीय मूल्य हैं उन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसमें उन लोगों पर भी चुटकी ली गई है जो शार्ली हेब्दो की घटना को ये कह के जस्टिफाई कर रहे थे कि साहब आप इस तरह मजाक उड़ाएंगे किसी धर्म का और ऐसी बातें करेंगे तो उनके पास तो लैंग्वेज नहीं है, वो तो आपकी तरह सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी नहीं जानते, तो गोली मारेंगे, नथिंग डूइंग। ऐसा नहीं होता, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए वो उपन्यास उस अर्थ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो एक विचार की बात नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया इसका जोक का, एक विचार की बात नहीं, पूरे माइंडसेट की बात है जो आपका बनाने की कोशिश की जा रही है और सभी कर रहे हैं। उसमें एक आप याद कीजिए, उसमें एक बहुत ही भयानक दृश्य को मैंने याद किया है, रीडिंग लोलिता इन तेहरान, अजहर नाफिसी की जो किताब है, और वो दृश्य वो उपन्यास में लिखा है कि टेलीविजन पर माँ बैठी है, उसके बेटे को एग्जीक्यूट कर दिया गया है,
तो वो कह रही है ठीक किया गया उसको एग्जीक्यूट करके। माँ कह रही, आप पढ़िए वो किताब रीडिंग ललिता इन तेहरा, अजहर नाफिसी की किताब है। तो नाकवस की चिंता किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, केवल किसी एक पॉलिटिकल रुझान की चिंता नहीं है, वो मानवीय विवेक की चिंता है। तो इसलिए उसको जानबूझ कर मैंने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है कि उसमें ये नहीं है कि साहब इस विचार से मुझे परेशानी है। मुझे सभी विचारों से परेशानी हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती है। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस विचार से है, इस बात से है कि आप भावनाओं की बात करके बातचीत को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है ना? जी सर। और सर एक छोटा सा सवाल इसके साथ मैं और जोड़ता हूँ, जैसे सर जेएनयू में जो हुआ, उस जो जब ये जेएनयू में आपने नेशनलिज्म पे लेक्चर सीरीज थी, तो उसमें आपने एक बात कही थी कि जो फासिज्म है वो हमेशा हिटलर के चेहरे के तौर पे के रूप में नहीं आता, और आज भी हम देखते हैं कि जो फासिज्म है वो लोकतंत्र की आड़ में हमारे सामने आता है। तो सर एक प्रश्न ये है कि इसमें जो संवाद, हम जानते हैं कि सत्ताएं संवाद नहीं करती, और अब जो हम संवाद का माध्यम है जनसंचार, वो एक आत्ममुग्ध, या हम कहें कि एक इतना बढ़ गया है कि उस पर सभी मतलब भूमिकाएं जिस तरह से बनाई जा रही हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत शोर मचा हुआ है, और विवेक गुम है, खबरों की जांच नहीं की जा रही है, और टीवी देखना, मतलब टीवी की उपयोगिता कहाँ तक रह गई है? क्या हमारा मीडिया इतना कमजोर हो गया है कि जस्टिस की बात नहीं कह पा रहा? देखिए शुद्ध ऐसा है जी, एक बहुत ही स्थूल अर्थ में, बहुत सरल अर्थ में, मैं फिलोसफिकली नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि फिलोसफिकली ये बात सही नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत मोटे अर्थ में ये बात मानी जा सकती है कि टेक्नोलॉजी इज वैल्यू न्यूट्रल। फिर से सावधान करूँ आपको कि मैं फिलोसफिकली नहीं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑलवेज वैल्यू न्यूट्रल, लेकिन मोटे तौर पर टेक्नोलॉजी इज वैल्यू न्यूट्रल। आप उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं निर्भर इस पर करता है। यही टेलीविजन था, आप फिलहाल खबरों की बात छोड़ दें, लेकिन यही टेलीविजन था जिस पर हमने नीम का पेड़ जैसा सीरियल देखा है। पॉपुलर सीरियल्स की बात करें तो जिस पर हमने जुनून जैसा सीरियल देखा है, जिस पर हमने मालगुडी डेज जैसा सीरियल देखा है, यही टेलीविजन था ना। करमचंद जासूस जैसा सीरियल देखा है, यही टेलीविजन था जिस पे हमने बातचीत, मैंने खुद इस तरह की बातों में, बातचीतों में हिस्सा लिया है कि बहुत अपनी अपनी बात सलीके से रखी जा रही है, फोर्सफुली रखी जा रही है, लेकिन भड़वा, दलाल, चमचा उठा के पटक देंगे, बाहर निकल देखते हैं, इस तरह का जोशीला विमर्श नहीं होता था। और ये स्थिति नहीं होती थी कि कोई एंकर महोदय अपना नाम बताते बताते प्रधानमंत्री को अपने नाम में जोड़ दे। प्रधानमंत्री के नाम का अपने नाम, मतलब ऐसी भावुकता, ऐसा भक्तिभाव नहीं होता था। भक्ति अच्छी चीज है, सभी को रखनी चाहिए, सब रखें अपने अपने, लेकिन तो मीडिया के जो अपने तंत्र हैं, मीडिया की जो अपनी चीजें हैं, उन पर एक अलग ही बातचीत का विषय, उस पर मैं सोच रहा हूँ कुछ, और करूंगा जल्दी, कुछ लिखूंगा इस पर। जी सर। लेकिन हमारे पास जो स्पेस अभी है, अब जैसे ये बातचीत हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने ये स्पेस भी तो उपलब्ध कराया है कि मैं यहाँ यूएसए में बैठा हूँ, आप रोहतक में बैठे हैं, आनंद पांडे पुणे में बैठे हैं, सुधा इस वक्त बिहार में है, और हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 100-200 लोग इस बातचीत को लाइव देख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने ही संभव किया है। तो आपके पास जो भी स्पेस उपलब्ध है टेक्नोलॉजी में, अल्टरनेटिव स्पेस जो भी उपलब्ध है, चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे वो पोर्टल का है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और सत्य हिंदी है, क्विंट है, स्क्रॉल है, ये सब इसी टेक्नोलॉजी के भीतर है। इनमें से कोई भी प्रिंट मीडिया तो है नहीं, सब ऑनलाइन पोर्टल, सब ऑनलाइन चैनल्स हैं। जी सर। तो जितना स्पेस आपके पास है उसका आप उपयोग कीजिए, और क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो और कोई चारा है नहीं। जी सर।
और इसका उपयोग करके ही आप लोगों को थोड़ा सा सोचने विचारने के लिए प्रेरित कीजिए। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट। हाँ जी, और सर ये जो रंजनी मैडम, हाँ बोलो। हाँ हाँ सुधा मैडम, कौन बोल रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो अवधेश? ये सुधा जी बोलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अनम्यूट नहीं की है। मुझे भी कुछ बोलना है, मैं इनके बाद बोल दूंगा। हाँ तो सुधा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलिए। बोलो। सर आपने जो अभी आपकी और शुभम जी की बात हुई थी उसी पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। जो हम अपने गांव में जो परिवर्तन देख रहे हैं, मैं फिलहाल अभी अपने गांव में हूँ। यहाँ पर जब मैं पहले आती थी तो या तो लोगों के घर से जब गलियों में जब चलते थे, आवाज जा रही है सर मेरी? जब गलियों से गुजरते समय हमेशा या तो कोई म्यूजिक चल रहा होता था, गाना, चाहे भोजपुरी हो या कोई सीरियल की आवाज हो या कुछ फिल्मों के गाने चल रहे हो या फिल्म चल रही हो। लेकिन आजकल जब मैं अपने गाँव की गलियों से जब गुजरती हूँ तो हर घर में मैं देखती हूँ कि न्यूज चल रहा होता है। अब इस बार मैं ज्यादा इस चीज को मैं नोटिस कर रही हूँ। हो सकता है ये कोरोना की वजह से भी हो सकता है कि ये बदलाव आया हो, लेकिन इसके पहले भी मैंने देखा कि जो पहले एक प्रचलन था, मनोरंजन की चीजें लोग देखते थे, वहाँ आजकल लोग न्यूज, खबरें ज्यादा पढ़ते हैं। आपके जो बीच में काटूंगा फिर आगे जी जी जी, इस समय खबरों से अधिक मनोरंजक क्या है? यानी जो बॉलीवुड के सिनेमा का पूरा मजा आपको खबरों में मिलता है। गाली गलौज भी होती है, भगवान ने चाहा तो जल्दी हाथापाई भी होने लगेगी, तीखी बातें होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, और जो सिग्नेचर ट्यून्स होती हैं वो धूमधाम के साथ आती हैं। और फिर जो रोमांच है कि एक आदमी का जवान बेटा मर गया है 34 वर्ष की उम्र में, और रिपोर्टर जो है उस आदमी के मुंह में माइक घुसल के कह रहा है कि आपको कैसा लग रहा है। सर मैं सच में टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे लगता है 2 साल हो गए टीवी देखे हुए। जैसा बिगड़ आदमी होता तो उत्तर देता कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें सर नमस्ते। नमस्कार सर, जय हिंद सर, जय हिंद। स्वागत है। पंडित चिंतन यादव प्रकट हो गए, क्या बात है। तो सुधा, मैं जो कह रहा था जी, इस समय दुनिया भर में, ये केवल भारत की बात नहीं है भाई, भारत में बहुत ज्यादा है, लेकिन दुनिया भर में टीवी ने अपने आप को ढाला ही है इंफोटेनमेंट के रूप में। ये शब्द है, बहुत पुराना शब्द है, 20-25 साल पुराना शब्द, इंफोटेनमेंट। इंफॉर्मेशन आपको इस तरह देनी है कि आपको एंटरटेन करें। ये बहुत स्वाभाविक है, मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता। अब तुम आगे बोलो जो कह रही थी, बोलो। जी नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं इस बार देख रही हूँ जो टीवी मोबाइल की अभी बात चली थी, कि कैसे खास करके आपके उपन्यास में जो तकनीकी आतंक की एक बात की गई है, तो मैं देख रही थी कि इस तरह से जैसे झूठ शेयर किया जाता है। समाचार मुझे लगता है पूरा ही झूठ ही होता है जो टेलीविजन पे चलता है, और उसको 100 बार बोला जाता है ताकि वो सच हो जाए और लोग उसे बिल्कुल सच मानते हैं। गांव में तो जो टीवी चलता है, न्यूज चलता है, बस न्यूज देखना है और उसको सच मान के उस पे बहसें करनी है। मैं लगातार यही देख रही हूँ, अपने घर के दरवाजे पे भी सुनती रहती हूँ, बाहर लोग बहसें करते रहते हैं, तो बस उनका सब कुछ लगता है ऐसा कि टीवी से ही चल रहा होता है। तो अब पता नहीं सर, हम लोग तो ठीक है कि कुछ चीजें समझते हैं, अब इन्हें कैसे समझाया जाए, इन्हें कैसे बताया जाए ये झूठ है। उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। जी, उपन्यास में भी इस बात का संकेत है जी। उपन्यास में गिरगिट ये कहता है कि सबसे बड़ी समस्या है एकांत, और उस एकांत से आदमी को मुक्त करने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे। जी, मैं एकांत और अकेलेपन में फर्क करता हूँ। मोटे तौर पर आप फर्क कर सकते हैं, अकेलापन आप पर इम्पोज किया जाता है, आप अपने आप पर इम्पोज करते हैं। एकांत कह लो या आत्मसंवाद कह लो। अभी हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये बातचीत खत्म होगी, इसके बाद हम में से अधिकांश लोग तुरंत किसी दूसरे काम में लगे, और वो काम अधिकांश से ये होगा कि हम अपना फोन उठा के देखेंगे, फेसबुक देखेंगे या ट्विटर देखेंगे या कुछ देखेंगे। ये जो बातचीत हम 6-7 सेंसिटिव लोगों ने आपस में की, इस पर 5 मिनट सोचें। जी,
कि यार ये कुंदन ने क्या कहा, शुभम ने क्या कहा, सुधा जो बात कर रही थी इसमें दम था, नहीं सईद ने जो बात कही वो शायद ठीक नहीं थी, उसमें कुछ गड़बड़ थी, धर्मनारायण ने जो कहा वो तो बहुत ही गड़बड़ था, वो बिल्कुल ठीक, वगैरह वगैरह, किसी भी रूप में नहीं। दूसरे आपके जैसे ही आप ये कहते हैं, आप इस बात पे ध्यान दीजिए और ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। धर्मनारायण ने जो कहा वो ठीक नहीं था, तुरंत आपके मन से ही आवाज आएगी कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है, बात तो ठीक कह रहा था। तो दिस इज संवाद, आपके मन के भीतर संवाद। इसका कितना स्पेस हम लोग देते हैं अपने जी। और ये सिर्फ संयोग नहीं है, 24 घंटे का टेलीविजन केवल संयोग नहीं है। यूनाकोस में कल्पना है कि आप चाहें या ना चाहें लेकिन आपके फोन पे टेलीविजन दिखेगा, कार की खिड़की पे टेलीविजन दिखेगा, घर की दीवार पे टेलीविजन दिखेगा, बंद ही नहीं होगा। वो आप एकांत में ना रहें, जी, आपको सोचने का वक्त ना मिले। देखिए मैंने एक दो जगह उसका जिक्र किया है, एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है डेव एगर्स, उनका उपन्यास है द सर्कल। वो बताता है कि कॉर्पोरेट जगत में किस तरह चीजें चलती हैं। तो वो जो द सर्कल नाम का कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, मैं नहा अच्छे से तैयार होकर बैठता हूँ, वो है प्राइवेसी इज थेफ्ट। अग्रवाल जी से लाइव में हेलो जी, प्राइवेसी इज थेफ्ट, कुछ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड। आप लोग फेसबुक पे नहीं देखते, आज हम बाजार गए, हमने आज ये खरीदा, फेसबुक पे लगा दिया, आज बीवी ने ये बनाया, फेसबुक पे लगा दिया, आज हम फलाने साबुन से नहाए, फेसबुक पे लगा दिया। और आप अपने आप कर रहे हैं, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है ये करने के लिए, कोई मजबूर नहीं कर रहा है, आप अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द इन थिंग। आप लाख लोगों के सामने, 10 लाख लोगों के सामने रो के दिखा रहे हैं, ओपरा विनफ्री के शो में दिखा रहे हैं, मैंने गलत कहा, आप सचमुच रो रहे हैं, क्योंकि आपका रोना भी पब्लिक होना चाहिए। आप रोने तक के लिए एकांत की खोज नहीं करते कि भाई किसी एक दोस्त के सामने बैठ के रो लिए, किसी के कंधे पर सर रख कर रो लिए, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और आप शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब परस्पर जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जो तुम कह रही हो ना सुधा, वो तभी संभव है जब आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को एकांत के लिए ट्रेन करें, पुरानी शब्दावली में कहें, और वो करना चाहिए। मैंने तुमसे एक बार अलग से भी कहा था कि आप उसे ध्यान कहिए या जो भी कहिए, चुपचाप 5-10 मिनट बैठ के। मुझे याद है सर, मुझे माइग्रेन हुआ था जेएनयू में, तो आप हमसे हमेशा कहते थे कि तुम एकांत में कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाओ, उसको कुछ भी कहो, ध्यान हाँ, कहो, कुछ भी कहो, जी जी, कि शांत चित्त रह के, जी शांत चित्त होकर बैठो जी, एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। जी सर। ये जब तक आप लोगों को नहीं सिखाएंगे यही होगा। और ये आपको कहना चाहिए लोगों से कि ठीक है भाई, टेलीविजन की खबर आपने देख ली, बहुत बढ़िया किया, और जो भी आपका प्रिय प्रोग्राम है, प्रिय एंकर है, उसकी बात आपने सुन ली, अब 2-4 मिनट के लिए जरा अपने चित्त में सोचिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना जी। मतलब आप देखिए जो आक्रामकता है और फिर जो हास्यास्पदता है। एक एंकर साहब हैं, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ बकवास कर दी, जोश में अब माफी मांगते घूम रहे हैं। नहीं जुबान पे काबू रखती हुई यार, वो काबू रह नहीं सकता, क्योंकि आप खबर नहीं दे रहे हैं, आप कोई विचार नहीं कर रहे हैं, गुस्सा, एंगर। क्यों भाई? मुझे सर 2-3 बातें पूछनी है। हाँ, बोलो। एक तो आप चर्चा कर रहे थे शायद सईद भैया से, तो उसमें बात आई थी कि सूत्रों में जो बात आप कहते हैं उसे विस्तार देने की बात आप कर रहे थे, और मुझे फिर विचार का अनंत ध्यान आया, और मैं सच में माफी मांगना चाहूंगी। मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगी सर, मुझे याद है। मैंने जो गुस्ताखी की थी, सच में माफी मांगना चाहूंगी सर। दूसरी बात ये विचार का अनंत पढ़ के सोने की बात कर रहे हैं। हाँ सर आपको याद होगा कि मैं विचार का आनंद जब पढ़ती थी सो जाती थी, तो मैंने सर से बोला था सर मैं उसे कभी खत्म ही नहीं कर पाती, मुझे नींद आ जाती है, और सर मुझे बहुत जोरों की डांट लगाए थे, मुझे अभी भी याद है।
तो चलो मैं आगे सर चलो। जानते हैं कि मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ उनकी सुधा, पढ़ाई तुमको में जी। बात आगे बात बोलो। हाँ, उसको सुधा को बोलने दो ना, सुधा को बोलने दो, क्या कह अच्छा रही हो? हाँ, जी बोलो। सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि इस उपन्यास में बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, वो जो सूत्रों की बात आपने कही है, तो मुझे उसमें एक जो है वो यातना सिर्फ जुर्म को बुलवाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दी जाती है या दी जानी चाहिए कि इंसान अपने वजूद से नफरत करने लगे। सर मुझे लग रहा है कि आजकल के समय में बिना जुर्म किए भी यातना दी जाती है। जरूरी नहीं है कि हमने कोई जुर्म ही किया हो। जैसे मैं एक स्त्री हूँ, तो स्त्री होना ही हमारा जुर्म है कि मैंने स्त्री में मतलब स्त्री पैदा ली हूँ मैं। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, मतलब मानसिक यातना देना, तो इस पर सर आप थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, विस्तार से क्या सुधा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और जैसे हम लोग ट्रोलिंग कहते हैं, वो एक तरह से ट्रोलिंग इसका एक रूप है, और जी वो बड़े जी अस्थायी ढंग से होता है जी और वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता। लोगों ने दिखाया, स्टडी करके लोगों ने दिखाया है, एक्सपोजर किए हैं कि, और खास करके ये अपने आप में एक रोचक बात है कि एक विचार विश्व से जुड़े हुए लोगों का तो स्त्रियों को लेकर के एक बड़ा अजीब रवैया है। वो एक अमूर्त स्त्री को माँ और देवी कहते हैं जी। एक अमूर्त स्त्री जो है वो उनके लिए माँ है, देवी है। एक वास्तविक स्त्री तभी तक स्वीकार्य है जब तक वो हाँ में हाँ मिलाए। अगर उसमें जरा भी विरोध का भाव है तो आप पब्लिकली उसको रंडी लिखेंगे। जी नहीं, मतलब स्त्री ही नहीं सर, जैसे मैं बिहारी हूँ, हो सकता है बिहारी को लेकर ही मुझे कुछ ट्रोल किया जाए, हो सकता है किसी जाति विशेष को लेकर ही ट्रोल किया जाए। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, तुमने जी ठीक कहा, ये इसको एग्जैक्टली टॉर्चर नहीं कहना चाहिए। इसके लिए जो शब्द चलता है वही ठीक है, ट्रोलिंग, जो एक तरह की मानसिक यंत्रणाएं ही है। मानसिक यंत्रणाएं ही आप देते हैं, जी लेकिन जी नाकोहस इस टॉर्चर की बात कर रहा है, जी वो इससे कहीं अधिक और कुछ नहीं तो कम से कम इससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष है और स्थूल है। वो जी केवल आपको गाली नहीं दे रहा है, वो केवल आपको उस तरह से मानसिक रूप से नहीं सता रहा है, वो आपके शरीर पर चोट कर रहा है, पिटाई कर रहा है। और उस पिटाई का लॉजिक बता रहा है कि आपकी इतनी पिटाई होनी चाहिए और इतने क्रूर ढंग से होनी चाहिए कि यू स्टार्ट हिटिंग इट। क्योंकि टॉर्चर में क्या होता है, जरा कल्पना करो, उसके पीछे जो तुमने कहा ना सूत्र वाली बात, तुमने सही कहा। उस सूत्र को और बल्कि उस उपन्यास में कई ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था। टॉर्चर में क्या होता है, जो हिंदुस्तानी पुलिस के बारे में चुटकुला प्रचलित है कि हिंदुस्तानी पुलिस चाहे तो मार मार के हाथी से ये कहलवा सकती है कि मैं कुत्ता हूं। ये चुटकुला हिंदुस्तानी पुलिस के बारे में चलता है, राइट? तो आप कल्पना कीजिए कि आपने मुझे पीटा, टॉर्चर किया और मुझसे वो गुनाह कबूल करवा लिया जो मैंने किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप से नफरत कितनी करूंगा कि मैं स्टैंड नहीं कर पाया टॉर्चर। मैंने झूठ बोला, मैंने गलत कबूल किया। दैट इज एक्चुअली द एम। मेरी समझ ये है, मेरी सोच ये है कि जानबूझ के किया जा रहा है ताकि आप जीवन भर के लिए इस बात को लेकर के अपने आप को कोसते रहें कि हम उस टॉर्चर के साथ और हमने वो अपराध कबूल कर लिया जो हमने किया ही नहीं था। तो दैट इज द पॉइंट विच गिरगिट इज मेकिंग, कि टॉर्चर इसलिए किया जाना चाहिए ताकि आप अपने आप से नफरत करने लगे। जी सर, एक बात और मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि समालोचना पे जो राकेश जी ने आप जो लिखा था, आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये तो कहानी है ही नहीं। तो मुझे उसी पर मुझे याद आया अभी कि जब आपकी जो वो कबीर पर जो आलोचनात्मक किताब आई थी अकथ कहानी प्रेम की, तो यह भी एक आलोचनात्मक किताब है। इसकी भाषा को लेकर शायद बात की गई थी कि ऐसी, मतलब ये तो एक उपन्यास के तौर पे लिखा गया है, बहुत मजे मजे में लिखा गया है। आलोचना जनरली भारी भरकम, वो आपके विचार के अनंत की तरह होना चाहिए, और आपने अकथ कहानी प्रेम की लिख दी। और मुझे आज भी याद है कि मैं अकथ कहानी प्रेम की मैं पढ़ रही थी, उतनी मोटी किताब, मैं सच में मतलब दिन से शुरू की थी और पूरे दिन पढ़ी, रात पढ़ी, फिर दूसरे दिन 2 दिन में मैंने खत्म कर दी थी।
तो सच में बहुत मजा आया था उसको पढ़ के। बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी मुझे, पर पढ़ने में बड़ा मजा आया था, जैसे एक उपन्यास में होता है। अब ये जो दूसरी है नाकोहस है, अब इसकी भाषा पे बात की जाए तो इसको लोग मानते होंगे। नाकोहस जैसी उपन्यास मैंने नहीं पढ़ी है। हिंदी भाषा में हो सकती है कि लिखी गई हो, मेरी जानकारी बहुत कम है। हाँ, ये जरूर है कि इसके जो बिंब हैं, इसमें जो बिंब गढ़ा गया है, हाँ, वो मुक्तिबोध तक, क्या कि मुक्तिबोध से जोड़ा जा सकता है इसको, मैं भी इस बात को मानती हूँ। लेकिन इस तरह का उपन्यास मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ती हूँ ज्यादातर, और हिंदी के उपन्यास में मुझे नहीं जानकारी है। दूसरी बात ये कि इसकी भाषा की बात पर मैं कहना चाहती हूँ कि सर, आप ये साजिश के तहत ऐसा करते हैं सर? कोई साजिश करने के लिए करते हैं कि आलोचना आप उपन्यास की तरह लिख देते हैं और उपन्यास आलोचना की तरह लिख देते हैं, तो लोगों की भावनाएं तो आहत होगी ही सर, लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी ना। नहीं, देखो ऐसा है बड़ा मजेदार शब्द तुमने इस्तेमाल किया कि साजिश के तहत। असल में क्या होता है सुधा, एक बहुत पुरानी बात है, हम सब साहित्य के विद्यार्थी हैं और इस बात को जानते हैं, और बहुत घिसी पिटी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो कई बार ये होता है कि कंटेंट अपना फॉर्म खुद गढ़ता है, और कई बार ये होता है कि लेखक किसी खास वजह से एक फॉर्म को अपनाता है। कबीर वाली किताब लिखते समय मेरे मन में ये बात लगातार थी, क्योंकि कबीर पर मैं पिछले 30-40 साल से काम कर रहा था, तो उसमें मेरे मन में ये बात लगातार थी कि जो बातें मुझे कहनी है उनमें से कई ऐसी हैं जो पहले किसी ना किसी रूप में कही जा चुकी हैं, कई ऐसी हैं जो शायद नहीं कही गई। तो ये किताब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, खास करके बीए एमए के छात्रों तक, और पूरी प्रामाणिकता के साथ, इसीलिए उसमें इतने सारे उद्धरण, इतने सारे फुटनोट, ये सब है। तो वो उसमें एक तरह की डेलिब्रेट चॉइस भी थी कि इसको मजे मजे में लिखा जाए, जैसे मैं आमतौर से बातचीत करता हूँ। नाकोहस लिखते समय मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगा, आप लोगों को, नाकोहस लिखते समय मुझे इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि इसे कितने लोग पढ़ेंगे, कितने नहीं पढ़ेंगे। मुझे नाकोहस लिखते समय केवल एक परवाह थी कि जो बेचैनी में महसूस कर रहा हूं और उसका जो एक डायग्नोसिस, एक निदान में महसूस कर रहा हूं, उसे दर्ज कर दिया जाए। इसलिए नाकोहस में मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि इसमें इतने सारे नाम आ रहे हैं, लोगों को लगेगा नेम ड्रॉपिंग हो रही है, इसमें इस तरह से सूत्रों में बात कही जा रही है। घटनाएं वाकई बहुत कम है उस उपन्यास में, घटनाएं है ही नहीं, सारे का सारा वो एक तरह की बातचीत, कुछ स्मृतियां, कुछ मेमोरीज की फ्लैशेस, लेकिन मैंने सबकी परवाह नहीं। और मुझे ये जरूर खुशी है कि अब भाई उपन्यास पहले छपा पेपरबैक में, फिर उसका आया हार्ड बाउंड, और हार्ड बाउंड का भी एक संस्करण और आ गया। तो इस तरह से 2-3 प्रिंट उस उपन्यास के हो गए, मराठी में अनुवाद हो गया, अंग्रेजी में भी हो गया है, छपने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अपनी सारी जटिलता या जो भी कहिए आप उसे, फॉर्म की सीमाओं सर कुछ करे कुंदन? नहीं, मैं बौने सर याद कर रहा था सर। सर अवधेश कुमार जी बोले तो उसके बाद 2 सवाल मेरे मन में काफी देर से है सर। हाँ ठीक है जी, पहले मेरे पास भी मेरे 2 सवाल पहले। हाँ अवधेश बोलो। अब वो तो आनंद और धर्मनारायण तय करें कौन बोलेगा। अवधेश तुम बोलो, चलो। सर, ये उपन्यास पढ़ते समय जो है काफी डर लगता है, ये उपन्यास काफी डराता है। और उसके बाद फिर मैंने महसूस किया कि जो ये उपन्यास कह रहा है, जो बातें इसमें कही गई हैं, वो तो हमारे आसपास घट ही रही हैं, और उसमें डराने जैसी कोई बात नहीं है। और इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य को बहुत सारे नए शब्द दिए, जैसे अभी बौनेसर की बात हुई, नाकोहस की बात हुई, और और ये त्रासद स्थितियों के भी त्रासद स्थितियों को बहुत अच्छे से बताता है। लेकिन बीच बीच में जो आपने व्यंग्य के लिए जगह निकाली है वो बड़ा ध्यान खींचता है, और इसके वन लाइनर जो है बहुत ध्यान खींचते हैं, जैसे है इंटेलेक्चुअल होना पाप है, टेक्निचुअल सबका बाप है, अपने हृदय विषाद न हर्ष, भाड़ में जाए भारत वर्ष, या फिर कई चीजें सोचने पे विवश करती हैं, ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट सेंटिमेंट। और कई चीजें जो इसमें बताई गई हैं कि
टीवी जो है आप नहीं देखेंगे, आने वाले समय में टीवी ही आपको, मतलब टीवी ही आपको देख लेगा, देखेगा नहीं, रिमोट आप, हाँ देख लेगा। टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है, लेकिन उसका मास्टर रिमोट किसी और के हाथ में रहता है। ये सब जो है पंक्तियां मुझे बहुत एकदम याद हो गई हैं कि किस तरीके से ये जो है चीजों को बहुत कि यही इस उपन्यास की जो कहें तो सफलता है कि तुम्हें लगा, तुम्हारी बात को मैं इस तरह सुनता हूँ कि डरावना है लेकिन अनोखा नहीं है, क्योंकि डर हमारे आसपास है जी। तुमने जो कहा कि डर की बात तो है, लेकिन वो डर इतना आसपास है आपके, और उपन्यास आपको वो डर दिखा देता है। और एक जगह सर कहा गया है कि जो है पहले भी हम लोग इस तरह की बात करते थे, लेकिन बहस की नौबत आ जाती थी, लेकिन पिटते नहीं थे। आसपास के लोग भी हमारा पक्ष लेते थे। अब तो ये कह देते हैं फिजूल का पंगा क्यों लेते हो, भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते। कितनी बदल गई है चीजें। और फिर एक जगह सवाल उठा है, भावनाएं इतनी कोमल क्यों है यार। ये सब जो है सर काफी सोचने पे विवश करता है। जो तुमने वन लाइनर वगैरह की बात की, देखो अवधेश और व्यंग्य की, असल में जो जैसे तुम व्यंग्य कह रहे हो वो गहरी पीड़ा से पैदा होने वाली बात है। अभी जैसे इन्होंने कुंदन ने एक शब्द याद किया, चिड़ोक्ति। एक तरह से देखा जाए तो पूरा उपन्यास एक मेरी चिड़ोक्ति है, अपने आसपास की स्थितियों से चिड़ के, परेशान होकर। और इस तरह के शब्द, जो आसपास चीजें हैं उसमें कुछ को मैंने विस्तार से लिया है, कुछ पर लाइटर कमेंट्स किए हैं। जैसे उसमें एक जगह वो शम्स कमेंट करता है कि सूफियों के कई संप्रदाय होते हैं, सब तरफ सूफियापा फैला हुआ है। और फिर आगे वो बढ़ाता है बात को, सूफियों के कई संप्रदाय होते हैं, चिश्तिया और ये और वो, सोहरावर्दी। आजकल जो सबसे नया संप्रदाय है वो फैबिया संप्रदाय, याद है आपको? फैब इंडिया का कुर्ता पहन लो, गले में आंखें गोल करके ऊपर बातें करते रहो, हो गए सूफी। ऐसे सूफी आपको खान मार्केट में घूमते सुबह से शाम तक 10 मिल जाएंगे, और किसी भी कॉन्क्रीट इशू पर उनकी कोई राय नहीं है, वही मतलब ऊट पटांग बातें, और साहब हम तो सूफी हो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। कोई भी सूफी हो गया है, कोई भी स्पिरिचुअल हो गया है, सूफी कथक। तो ये जो स्थितियां हैं, तो ये सही कहा तुमने अवधेश। असल में मतलब वन लाइनर कहो या कुछ कहो, जो बेचैनी है जो आदमी महसूस कर रहा है, जो पिछले कई सालों से मेरे मन में जो परेशानी थी, ये उपन्यास जाहिर है कि उसको एक रूप देने की कोशिश है। और इसके लिए मुझे कोई हाँ एक मिनट कुंदन, मुझे इसका कोई फॉर्म दिखा नहीं सिवाय इस तरह की फैंटेसी के। और मैं सच कहूं तो उस फैंटेसी को लिखने के बाद, और जैसे मैंने कल रात को फिर से पढ़ा, तो मुझे खुद बहुत बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि ये स्थितियां बन चुकी हैं, बन रही हैं। हाँ कुंदन, तुम कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था ना कि आप कबीर के स्कॉलर रहे, और कबीर ने किसी को नहीं छोड़ा। रहे नहीं, अभी भी हैं। नहीं, अभी भी है सर। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि जैसे इस उपन्यास पे कई लोग, मैंने चर्चा की अपने जैसे जिन लोगों से भी बातचीत की, बहुत से लोग ये इस पे आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ हिंदुइज्म या जो एक राइटिस्ट अप्रोच को लेकर के उन्हीं की आलोचना कर रहा है, जबकि डिफरेंट और भी रिलीजन्स में ऐसे ही जो है चरमपंथी हैं, उनको छोड़ दे रहा है। तो उपन्यास जो है पूरे समाज को लेकर के सामने नहीं आ रहा है। वो लगता है कि जैसे बीजेपी या इस पर कमेंट कर दूं, फिर आगे तुम्हारी बात सुनता हूं। जो भी ये टिप्पणी कर रहे हैं उन्होंने उपन्यास पढ़ा नहीं, क्योंकि उपन्यास कम से कम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के बारे में बहुत ब्लंट है, और बहुत दो टूक रूप से। वो शुरू में ही शार्ले हेब्दो वाले प्रसंग की बात आती है, उसके बाद शम्स की जो विडंबना है कि उसको जो है सेकुलर नहीं मानते, क्योंकि आजकल के सेकुलरों में इस बात पर शम्स और उसके दोनों दोस्त टीका टिप्पणी करते हैं कि तुम तो जाकर के वहां जाके मुसलमानों की भावना आहत कर आए। तो इसी पर शम्स चिढ़ करके कहता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता ससुरी आहत भावनाओं की एम्बुलेंस बन गई। ये शम्स का कमेंट है। फिर आगे चल के आप देखिए कि शम्स याद करता है
कि उसकी जो प्रेमिका थी फलक, उसके पिताजी ने क्या टिप्पणी की थी उसके बारे में। और पूरे उसको आप देखें तो जिन भी मित्रों ने ये बात कही है, मुझे लगता है कि तुम उनसे ये कह सकते हो कि आपने उपन्यास पढ़ा नहीं। अच्छा, ये बात सर अबाउट मुस्लिम कम्युनिटी, एक्सट्रीमली कैटेगरी। ये बात उसमें एक मिनट जी उसमें वो जो बात आती है जब वो पूछता है कि भाई जो लोग ये कहते हैं कि आजादी आजादी आजादी, ऑब्वियसली वो रेफरेंस कश्मीर की तरफ है, तो मेरा सवाल ये कि उस आजादी का कंटेंट क्या है? ये शम्स कहता है जी कि उस आजादी में मजदूरों की क्या हैसियत होने जा रही है, उस आजादी में औरतों की क्या स्थिति होने जा रही है। जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं क्यों उस पर वो करूं कि ठीक है। तो जो आजादी की बात कर रहे हैं कश्मीर में, उनके सोशल इश्यूज पर पोजीशंस क्या है, ये सवाल शम्स उठाता है। और इसलिए ये कहना कि उपन्यास मुस्लिम कम्युनलिज्म को इग्नोर करता है, ये कतई मोटिवेटेड कमेंट है और वो बिना पढ़े या पढ़ करके जानबूझ के किया गया कमेंट है, ऐसा नहीं। इंटरनेट पे भी उपलब्ध है सर, कई समीक्षाओं में भी ये बात लोगों ने उठा रखी है। इसका जवाब मेरा पड़ेगा। आर्य करके एक ने समीक्षा किया था 2016 में, मेरे ख्याल से सत्याग्रह में गायत्री आर्य ने किया था, तो उन्होंने भी अपने टिप्पणी में ये बात कही है। उन्होंने पढ़ा नहीं है। अब बिना पढ़े आप लिख दो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? पुस्तक समीक्षा कर रही है। अब पुस्तक समीक्षा का मतलब अगर ये हो कि पुस्तक ना पढ़े केवल समीक्षा करने, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? केवल समीक्षा ही समीक्षा रह जाएगी, पुस्तक तो गई, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। एक और मेरा हाँ, बोलो। वो दरअसल बहुत देर से वाइफ मेरी बैठी थी, लेकिन अभी अचानक फोन आ गया, चली गई। सुधा रजनी के लिए वो कहना चाह रही थी कि पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को बिहारी या स्त्री समझना ही छोड़ दें। नहीं, मैं समझ नहीं रही थी सर, मैं कह रही थी नहीं, जब आप समझेंगे ना, जैसे नहीं, वो भी स्त्री है, स्त्री होने के नाते उसने कहा मैं आपको बस खबर दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये महसूस करती हूँ, ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि यातना सिर्फ जुर्म को बुलवाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दी जाती है कि दी जानी चाहिए कि इंसान अपने वजूद से नफरत करने लगे। तो मैंने ये मेरे ऊपर होता है ऐसा मैंने इसलिए नहीं कहा। मैंने इसलिए कहा कि कई आजकल देख रहे हैं कि कितना ज्यादा मतलब इस तरह से ट्रोलिंग किया जाता है या मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, तो वो मेरे ऊपर ऐसा कुछ हुआ है ऐसा नहीं है। वो आप आए दिन समाज में देख सकते हैं। नहीं, आप इस बात को समझ नहीं रही, आप तुरंत सफाई दे रही हैं। अच्छा, आपने अभी कहा ना कि बिहारी होने के नाते, मुझे लगता है उस पे उनका कमेंट था कि आप अपने को बिहारी या स्त्री होना पहले बंद कर दें, एक जीव की तरह से अपने आप को लें। कभी ऐसा नहीं होगा जैसे ये मेरी वाइफ का कहना था, मैंने बस आपको पहुंचाया। जी, शुक्रिया। बोलिएगा, वैसे बोलिएगा कि मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैंने ये देखा है इसलिए मैंने बोला, मैंने महसूस किया ऐसा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि कोई स्त्री होने के नाते ऐसा कुछ बोला हो। एक बात सुनो जी, तुम और कुंदन जो बात कर रहे हो उस पर हमारे एक बहुत प्यारे समकालीन दोस्त JNU के, बहुत हंसोड़ तबीयत के, बहुत मस्त आदमी, तो उन दिनों भी ऐसा मजाक में होता था। तो नीलगिरी ढाबे पर हम लोग थे और कोई उनके बिहारी होने पर उनसे टीका टिप्पणी कर रहा था और कुछ खिल्ली जैसी उड़ा रहा था। तो उखड़ गए, लेकिन उखड़ के उन्होंने जवाब दिया। पहले तो कुछ विशेषणों का उपयोग किया जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुनो, ऐसा है कि हमरा बस चलता तो हम तो फिलाडेल्फिया में पैदा होते जी, लेकिन अब कोट भगवान ने हमें बिहार में पैदा कर दिया तो हम क्या करें भाई। मुझे सर चंडीगढ़ में बिहारी समझा जाता है। एक मिनट कुंदन, the point he was making was very valid जी, और जो बात कुंदन यहाँ कह रहा है वो वही बात है एक तरह से जी। आप बिहारी हैं, आप स्त्री, ये फैक्ट है और इस पर आपको गर्व होना चाहिए। सुनो, बात सही कह रहा है। अब मैं हूँ बिहारी, ये कोई मेरी चॉइस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस पर कोई शर्म है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बिहारी और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग वुमेन बिकॉज आई एम मी, मैं हूँ जी, बिल्कुल। और अगर आपको मेरे बिहारी होने पर, मेरे औरत होने पर ऐतराज है तो आप जाइए भाड़ में, एज सिंपल एज दैट शुड बी द एप्रोच। जी बिल्कुल, नहीं उसमें वो था, मैंने उस कंटेंट में कहा था सर, वो लाइन सूत्रों के लिए। हाँ, डीएन बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है सर। एक लास्ट मैं ये कह रहा हूँ सर, चंडीगढ़ में तो मुझे बिहारी लोग समझते हैं, मैं क्या करूँ।
नहीं तो उसमें तुम कुछ मत करो। मैं क्या सर तो आप खुश हो जाइए सर, बिहार में तो ऐसे भी नहीं, मैं खुश होता माना हूँ, मैं जाता है। खुश होता हूँ। जी जी बिल्कुल यही मैं भी कर रही थी ऐसे। सर मैं नाकोहस पे ही आना चाह रहा हूँ फिर से लौट कर। मेरे मन में एक विचार ये आ रहा था और मैं दूसरों से भी सुन रहा था, मेरे मन में भी ये है कि ये जो नाकोहस का विस्तार है, जो उसका भय है, उसका पर्यावरण है, उसका उत्पीड़न है, उसका डर है, जो कुछ भी है वो, उसका विस्तार केवल और केवल जो बौद्धिक रूप से सचेत लोग हैं उन तक है, या उसका विस्तार सार्वभौमिक है, सारे समाज में है, और से छोर तक है? देखो ऐसा होता है, ये एक ऐतिहासिक सच है कि कोई भी अथॉरिटेरियन पावर, वो कोई भी हो, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करती है। सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, और आज का नहीं, 1000 साल का। और ये इस उपन्यास में बात कहता भी है, वो गिरगिट की ओर से ये बात कहलवाई है मैंने कि हम तो दुनिया भर में कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को अक्ल आ जाए, तुम मानते नहीं। और उसमें अगेन वो लेफ्ट विंग, राइट विंग, हिंदू मुस्लिम सब तरह के उदाहरण देता है। इंटेलेक्चुअल कहते किससे हैं आप? इंटेलेक्चुअल, और जिसके चलते वो उपन्यास में कहा गया है कि टेक्निकचुअल सबका बाप है, इंटेलेक्चुअल होना पाप है। इंटेलेक्चुअल आप कहते किससे? इंटेलेक्चुअल वो व्यक्ति है जिसको थोड़ी बहुत सिस्टमेटिक ट्रेनिंग मिली है अपनी इंटेलेक्ट को एक फोकस्ड ढंग से इस्तेमाल करने, और जिसको एक पूरे सामाजिक, व्यापक सामाजिक परिवेश से जोड़ के देखने की। इस अर्थ में हर प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल हो ये जरूरी नहीं है, हर साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल हो ये जरूरी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम एक क्लर्क इंटेलेक्चुअल हो सकता है, एक पुलिस सुपरिटेंडेंट इंटेलेक्चुअल हो सकता है। यही मौजूद लोगों में बात करें तो प्रोफेशनली स्पीकिंग कुंदन इज नॉट अ प्रोफेसर। कुंदन पढ़ाता नहीं है, एकेडमिक से कोट अनकोट उस तरह जुड़ा नहीं है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल है। अरे वो ऑफिसर है, नहीं कुंदन, आई एम सीरियस, वो ऑफिसर है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको टारगेट इसलिए किया जाता है धर्मनारायण, क्योंकि आप चीजों की नवैयत समझने में सबसे आगे होते हैं। कारण क्योंकि आपके पास इतिहास का ज्ञान है, आपके पास समाज की जानकारी है, आप चीजों को कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए आपको टारगेट किया जाएगा, उसके बाद दूसरों को भी किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इंटेलेक्चुअल। इसलिए कुछ लोगों को अगर यह ऐतराज हो या ये चिंता हो, और यही उस समीक्षा में कहा गया था, पहली समीक्षा जो कहानी की छपी थी, कि कुछ इंटेलेक्चुअलों को बुला के हड़का ही तो दिया गया है। लोग इस बात को समझते नहीं है कि उस हड़काहट का मतलब क्या है, और जो एक लेफ्ट राइट दोनों में एक बीमारी है कि साहब कोरे इंटेलेक्चुअल होने से क्या होता है। मैं ये मानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो कोरे इंटेलेक्चुअल है, कोट अनकोट कोरे, उनका भी समाज के इसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। उनका लेखन हमारे लिए उनके होने का पर्याप्त कारण है। मतलब मैं तो एक्टिविस्ट किस्म का व्यक्ति हूं, अभी भी एक्टिविस्ट हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, नहीं है सोशल मीडिया पर, जो कभी कभार किसी जुलूस में आ गए तो आ गए, वरना नहीं आते। हमारे मित्र कृष्ण कुमार जी, देश के लीडिंग इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनिस्ट, अभी कुछ वर्ष पहले तक वो मोबाइल फोन तक नहीं रखते थे। उन तक पहुंचने का एक ही तरीका था कि आप उनके घर पे फोन कीजिए और मैसेज छोड़ दीजिए, और अभी भी वो पसंद नहीं करते कि उन्हें मोबाइल पे कोई बहुत फोन करे। तो क्या कृष्ण कुमार महत्वपूर्ण नहीं है? वो बहुत सारे अपने आप को सक्रिय कार्यकर्ता समझने वाले लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सी माय पॉइंट? तो इसलिए जब भी कोई सत्ता अथॉरिटेरियन रुख लेगी तो वो कृष्ण कुमार जैसों को पहले टारगेट करेगी, क्योंकि वो आज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन का फंडा पकड़ लिया कोरोना के बहाने, ये डिजास्टर साबित होगा। दैट्स द पॉइंट।
तो दूसरा सवाल सर एक शिल्प पर है, जो रचना प्रक्रिया तो हो ही गई है, जो उसका गठन है पूरे उपन्यास का, उस पर मैंने 4-5 समीक्षाएं पढ़ी और उन समीक्षाओं और आपका इंटरव्यू भी देखा मैंने, नीलानी जी के साथ भी देखा। लगभग 52 पेज का मटेरियल मैंने कलेक्ट करके उसको पीडीएफ बनाया, उसे पढ़ा जी। क्या बताइए? तो एक पक्ष है वो ये कहता खारिज करता है, एक पक्ष है वो बिल्कुल खारिज करता है कि इसमें कथा तो नहीं है, कथा कौशल नहीं है। मैं उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सेकंड, आवाज आ रही है कहीं से? पता नहीं कहाँ से आ रही है, मुझे भी ताज्जुब हुआ। शुभम में तो कथा कौशल नहीं है, या कथा तत्व नहीं है, या घटना नहीं है, इस प्रकार की 4-5 बातें कही गई हैं। तो इस लिहाज से ये उपन्यास परंपरागत उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है। या विफल उपन्यास है, एक विफल उपन्यास है। नहीं, परंपरागत श्रेणी के उपन्यास में नहीं आता, मैं तो ये कहूंगा सर। समीक्षा में ये भी है कि एक विफल उपन्यास है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पक्ष ये कह रहा है, जिसमें अशोक कुमार पांडे हैं, शशि भूषण मिश्र हैं और भी हैं, कि ये कथानक के हिसाब से एक नई जमीन तैयार करता है ये उपन्यास, और अपना स्वयं का एक ढांचा खड़ा करता है। दोनों बातें कही गई, लेकिन मेरे मन में एक तीसरी बात भी आई है सर। तीसरी बात ये आई है कि जिन इंटेलेक्चुअल्स के बीच की ये घटनाएं हैं, कहानी है, उनका जैसा व्यक्तित्व है, जो भाषा को लेकर के भी बातें हुआ करती हैं, उनका जैसा व्यक्तित्व है और जैसा ये पूरा वातावरण रचा गया है, फैंटेसी है, मेरे हिसाब से उस दृष्टि से इसी प्रकार का ही शिल्प ग्रहण करना सर्वोत्तम होता। और मैं समझता हूँ कि उपन्यासों में ये एक इस प्रकार का उपन्यास है शिल्प की दृष्टि से, जो एक नई राह खोलता है। थैंक यू धर्मनारायण, थैंक यू। बात है ये सर, ये मेरे दिमाग में अचानक आया है, ये मैंने जो पढ़ा है उसके बाद ये आया कि वो जैसे भाषा के बारे में कहते हैं, इंटेलेक्चुअल तीनों प्रोफेसर हैं, वो तीनों व्यक्ति प्रोफेसर हैं और गहनता से उन्होंने चिंतन मनन कर रखा है। तो उनकी भाषा, मैं तो कहूंगा कि ये आपकी बल्कि सफलता है सर, कि उनकी भाषा, उनकी मनोदशा को उनकी भाषा में आपने रूपांतरित करने का सफल प्रयास किया है। और वो शिल्प जो है, वो जो परंपरागत हिंदी के तमाम उपन्यास हैं उनमें जोड़ता है, उसको घटाता नहीं है, उसको जोड़ता है, एक नई राह खोलता है। थैंक यू, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं इस पर केवल एक टिप्पणी करूंगा। तुमने बहुत अच्छी बात कही, रियली अच्छा लगा, लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि कथा तत्व साधने में मैंने जो 2-4-6 कहानियां लिखी और उसके बाद तो कहानी लिखना और सब छूट ही गया अभी तमाम तरह के और कामों में। लेकिन जब जैसे मेरी एक कहानी है उदासी का कोना। अब उदासी का कोना छोटी सी कहानी है, वो बल्कि एक चुनौती के तहत लिखी गई थी। स्वर्गीय नीलाभ जो मेरे मित्र थे, आउटलुक के संपादक थे, एक कार्यक्रम में मिल गए, उन्होंने कहा आप हमारे लिए कुछ लिखिए। तो मैंने मजाक में कहा कि आजकल मैं तो कहानियां लिखने के मूड में, लेख तो लिखूंगा नहीं। तो अगर 1800 शब्दों में लिखेंगे तो मैं कहानी छाप दूंगा, इससे ज्यादा होगी तो नहीं छाप दूंगा। तो मैंने लिख दी 1800 शब्दों में उस चुनौती के साथ, और मुझे आज तक याद है मैंने उन्हें मेल किया 1798 में। तो उस तरह लिखी गई वो कहानी थी, लेकिन उसे पढ़ के लोगों को ताज्जुब हुआ कि अरे आप ऐसी भी कहानी लिख सकते हैं। बड़ी एक उसमें भी हालांकि वो आयरनी का टच था, लेकिन बेसिकली एक प्रेम के नॉस्टैल्जिया और उसके विफलता की कहानी, छोटी सी कहानी। तुमने बिल्कुल सही कहा। और दिस वाज, देखो ये तीनों प्रोफेसर हो या ना हो, ये तीनों ठेठ इंटेलेक्चुअल है, पक्के, और इन्हें अपने इंटेलेक्चुअल होने पे कोई शर्म, इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ ये एक तरह के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ब्लास्फेमी पे लेख लिखा है, भाषण देते हैं, इधर उधर पिटते हैं, रघु भी पिटते हैं, सुकेत भी पिटते हैं। लेकिन उनका जो मनोजगत है वो ये है कि जब संस्कृति अपनी कार के आसपास वो अजीब सी चीजें होती दिखती हैं कि उसके आसपास शोर मच रहा है ट्रैफिक का, जबकि वो तो कार बहुत धीरे चला रहा है और सड़क खाली है, लेकिन फिर भी तो उसे क्या याद आता है? आपको वस्तु की फिल्म सोलारिस। ये उस तरह के इंटेलेक्चुअल है कि अभी मैं कोई चीज देखूं, सामने मेरे एक काला का बोर्ड लगा है, वो किसी जगह का बोर्ड है, उस पर कुछ एक खास तरह से लिखा हुआ है, मुझे एक याद आ जाए कि यार ये तो वैसा बोर्ड है जैसा फलानी फिल्म है।
तो वो उस तरह के कैरेक्टर हैं। मुझे भी उन्होंने दुनिया भर की चीजें पढ़ी हुई हैं, दुनिया भर का सिनेमा देखा हुआ है, उसी में वो सुबह से शाम तक सोचते विचारते रहते हैं। तो बहुत स्वाभाविक रूप से वो मजाक भी उड़ाता है कि अभी आप लोग नचकेता को याद करेंगे, अभी इब्ने सिन्हा को याद करेंगे, कबीर और मीरा तो अभी आपके मुंह से टपकने वाले हैं। वो मजाक उड़ाता है ना। दे आर इंटेलेक्चुअल्स, so they know all this। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये बात नोट की कि उनका जो मानस है, उनकी जो भाषा है, वो है ही उस तरह की। बिल्कुल। जब वो इस तरह का ट्रैफिक देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे ये तो सोलारिस में था इस तरह का। और ये बहुत स्वाभाविक होता है। देखो इस बात को समझो धर्मनारायण, अभी बात शुरू हुई थी, मुझे क्या याद आया था? प्रतिद्वंदी का पहला सीन। मैंने कोई प्रिटेंड नहीं किया, मैं कोई नोट करके नहीं बैठा था यहाँ से मैं इस सीन को याद करूंगा। बात चली तो मुझे याद आ गया। तो 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? वियतनाम युद्ध। तो भाई अब जो जमाना चला है उसमें शायद मुझे इस बात के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए कि मैं सत्यजीत राय की फिल्में देखता हूँ और पसंद करता हूँ। और मुझे याद आती है, मुझे गोविंदा की फिल्में याद नहीं आती, वरुण धवन की फिल्में याद नहीं आती। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हो सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। यही इंटेलेक्चुअलों की हालत है बेचारों की। संक्षेप में ये भी कहा जा सकता है कि गलत टूल्स के सहारे जो है कुछ खोजने की कोशिश की गई है और वो चीजें न मिलने पर हताशा दिखाई गई है। देखो धर्मनारायण, ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि पहली बार है जब मैं नाखुश पे इस तरह बात कर, वरना मैं इस मामले में बहुत ही एक वो रवैया है मेरा। मैंने एक चीज लिखी है, उसकी जो समीक्षाएं, जो आलोचनाएं मेरे नोटिस में आई, मुझे मालूम है या किसी ने भेज दी, वो मैंने पढ़ी है। अच्छी आलोचनाएं भी पढ़ी, बुरी आलोचनाएं भी पढ़ी, ठीक है। मैं जब उपन्यास लिखूंगा, एक मिनट, अब बहुत सारे काम है, अब कितने हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस उपन्यास पर दोबारा लौटने का मन तो है, इसका सीक्वल लिखने का मन है। तो उन आलोचनाओं को उस समय देखूंगा, ध्यान में रखूंगा, ठीक है, देखा जाएगा। बाकी सबको अपना अपना अधिकार है कहने का। भाई कोई ये कह सकता है, जैसे मेरा प्रिय उपन्यास है इमॉर्टैलिटी मिलान कुंदेरा का, मुझे कह सकते हैं उपन्यास है ही नहीं, क्योंकि उस उपन्यास का आलम यह है कि उसमें जैसे सुधा से आनंद ने कहा कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही, ये लिखा लेखक ने कि आनंद ने सुधा से कहा कि तुम सुंदर लग रही। उसके बाद 10 पेज तक लेखक सुंदरता पे विमर्श कर रहा है और उसमें प्लेटो को भी कोट कर रहा है। कालिद, अब वो आनंद गए भाड़ में, सुधा गई भाड़ में। लेखक 10 पेज तक आपको सुंदरता पर दुनिया भर के चिंतन का सार संक्षेप और उसमें अपनी टिप्पणियां दे रहा है। 11वें पेज पे सुधा जी प्रकट होंगी, फिर से कहेंगी अच्छा तुमने क्या कहा। तो आप चाहे तो कह सकते हैं कि जो उपन्यास है ही नहीं। मुझे इमॉर्टैलिटी उपन्यास बहुत पसंद। एक रोचक ख्याल और मेरे मन में आ रहा है, वो बात करके फिर दूसरे को मौका देता हूँ। इन उपन्यासों में, इंटेलेक्चुअल्स में, वैसे तो जो लेखक होता है वो सभी में बटा होता है और किसी में भी नहीं होता है। लेकिन अगर आइडेंटिफाई करें, मैं थोड़ा सा बस हास प्रयास के लिए ही जानना चाह रहा हूँ, अगर आइडेंटिफाई करें तो सर किससे आपके मानस जगत को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आपका काम है, आप करते रहिए। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप करते रहिए। ठीक है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। प्रश्न नहीं है, सवाल नहीं है, टिप्पणियां हैं कुछ। सर आपने कहा कि जब आप ये उपन्यास लिख रहे थे तो आपके मन में ये बात नहीं थी कि मतलब कितने लोग इसको पढ़ेंगे, इसका ख्याल नहीं था। अब बस कुछ चीजें थी जिसको सामने रखना चाहते थे, आपके मन की बेचैनी थी जिसको सामने लाना चाहते थे। उसी के साथ जो धर्मनारायण सर बात कर रहे हैं शिल्प की, शिल्प के साथ भाषा भी जो है जुड़ी होती है। तो भाषा को लेके भी इसकी आलोचना होती रही कि भाषा थोड़ी मुश्किल है, क्लिष्ट है। तो मैं इस मुद्दे को लेकर के बात करना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले मैंने एक आयोजन किया था आपकी कहानियों पर। मैं पूरी तरह से आपकी कहानियों पर बातचीत हुई थी प्याली नाम की एक रेस्टोरेंट में, और जिसमें जो है विवेक मिश्र जी, प्रभात रंजन जी, प्रेम भारद्वाज जी जो अब नहीं रहे हमारे बीच, और अर्चना वर्मा जी ने अध्यक्षता की थी। और उन्होंने कहा था कि पहली बार वो किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं।
तो आपने एक बहुत मजेदार टिप्पणी उसमें की थी बातचीत करते हुए। जब पूरी बातचीत हो गई तो आपने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि इस माहौल में, नाकोहस के इस माहौल में जो है मेरी कहानियों पर विवेक और प्रेम के साथ बातचीत हुई। विवेक मिश्र और प्रेम भारद्वाज दोनों लोग थे इसलिए। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात जो अर्चना वर्मा जी ने कही थी, जो मुझे हमेशा याद आती है, उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि भाषा क्लिष्ट है या इसका शिल्प जो है कुछ ऐसा है जो आज तक नहीं कभी नजर आया और परंपरागत नहीं है और इस वजह से ये उपन्यास मुश्किल है थोड़ा, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं पिछले 10-20 वर्षों में जो पढ़ना चाहती थी जिस तरह का उपन्यास, उस तरह का उपन्यास मैंने अभी पढ़ा है पहली बार। उन्होंने ये कहा था अपने वक्तव्य में। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार लगा कि मैं जिस तरह का उपन्यास पढ़ना चाहती थी, जिस तरह का उपन्यास खोज रही थी, वो मुझे नाकोहस में मिला। बातचीत कहानियों पे हो रही थी लेकिन उन्होंने नाकोहस की भी बात की। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे जैसे 500 लोग, 1000 लोग ऐसे हों जो इस तरह की चीज पढ़ना चाहते हो, जो ऐसी चीजों की डिमांड रखते हो, इच्छा करते हो, उनके लिए क्यों नहीं कुछ चीजें लिखी है? वो 500 लोग, 1000 लोग क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? अगर ये उपन्यास इंटेलेक्चुअल्स के बीच की ही बात है, अगर सिर्फ उन्हीं को दिखाता है, ये अर्चना वर्मा जी का कहना था, मैं इससे सहमत हूँ नहीं सहमत हूँ मैं थोड़ी देर में कहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर 1000 लोग इस तरह के नाकोहस जैसा कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं रचना हो। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे कि अगर 1000 लोग भी पढ़ना चाहते हैं, अगर 100 लोग ऐसे हों जो एक खास तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, तो उस तरह की फिल्म क्यों नहीं करनी चाहिए? इस पर दो बातें। जी सर। पहली बात तो ये कि सर, लेकिन फिर भी आपकी बात में केवल बीच में एक कहता हूँ। जाहिर है कि उपन्यास की केवल आलोचना नहीं हुई है, लोगों ने प्रशंसा भी की है। मुझे याद है कि उपन्यास पढ़ के मृदुला जी ने जो ईमेल लिखा था मुझे, जी मुझे भी एक वाक्य फिर हमने उसमें उपन्यास के फ्लैग पे लिया। उन्होंने ईमेल लिखा था मुझे और लंबा ईमेल था और उसमें यही बात उन्होंने कही थी कि हिला देने वाला उपन्यास है। और उसमें उन्होंने कुछ, वो एक वरिष्ठ लेखिकाएं, हम सबकी बहुत आदरणीय लेखिकाएं, तो उन्होंने कुछ सुझाव भी मुझे दिए थे कि इसको ऐसे करते तो बेहतर होगा, और जिससे मैंने सीखा। मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है कि मैं हमेशा सबसे सीखने को तैयार रहता हूँ, लेकिन मुझे फतवेबाजी ना पसंद है, ना यूजुअली करता हूँ। मेरे अपने काम में, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो चाहे क्रिटिकल राइटिंग हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बात का पालन कर सकूं कि ना किंचित अमूलम लिखें। इसीलिए जैसे कुंदन के जिस मित्र ने कहा कि इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं है, मैं उनसे केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपने उपन्यास पढ़ा, एज सिंपल एज। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आपको याद होगा कि उसी में मैंने एक बात और कही, मैंने कही थी ये बात अर्चना जी की इस टिप्पणी के बाद, कि बिल्कुल सही बात है और मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे उपन्यास की 1 करोड़ प्रतियां बिकें और मैं दुनिया का सुपरस्टार लेखक बन जाऊं और मेरा प्रकाशक जो है दुनिया का सुपरस्टार प्रकाशक बन जाए। लेकिन 1 करोड़ प्रतियां बिकने के लिए मैं अपने लेखन में कंप्रोमाइज नहीं। मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा ही लिखूंगा, वो चाहे 1000 कॉपी बिके चाहे करोड़ कॉपी, चाहे वो विचार का अनंत की तरह सुधा जी के लिए स्लीपिंग पिल का काम करे और चाहे वो उनको अकत कहानी प्रेम की जैसे उपन्यास की तरह लगती है तो वो लगे। मैं इससे प्रभावित नहीं, इस मामले में मैं जिद्दी है। सर मैं इसी में आंखों हंसको मैं इसलिए डाइल्यूट नहीं कर दे सकता था कि इसे कितने लोग पढ़ेंगे। नो आई एम नॉट सर इसी मैं नहीं पढ़ेंगे। बस सर एक सईद कुछ कह रहा है, आनंद सईद को कुछ कहना है। मैं जो अपनी बात कह रहा था वो अर्चना वर्मा जी से जुड़ी हुई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए रहे हो या ना रहे हो, आप मेडिकल साइंस आ रहे हो, आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड से, लेकिन अगर आपकी साहित्य में रुचि है तो आप क्यों जो है सिर्फ ऐसी चीजें ही पढ़ेंगे जो कि बहुत आसान है। मेरा ये मानना है कि लेखक अगर कुछ लिख रहा है तो
वो अपने कथा के हिसाब से, अपने जो भी उसकी थीम है उसके हिसाब से अपनी भाषा और अपना शिल्प रचेगा और रखेगा। ये पाठक की भी जिम्मेदारी है कि वो खोज करके अलग अलग तरह की चीजों को पढ़े। और दूसरी बात, भाषा की क्लिष्टता की जो बात आती है, मुश्किल की बात आती है, ठीक है, पहली बार जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा वो विचार के आनंद पे भी आता हूँ कि एमए की कक्षा में सर आपने मेरे साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी जो सुधा के साथ हुई, कि मैंने भी आपके वो लेख पढ़े उसमें विचार के अनंत में। उसके बाद मैं गया और क्लास में हमारी बातचीत हो रही थी और आपने पूछा कि कैसा लगा, तो मैंने कहा कि सर लेख तो बहुत अच्छे हैं, कोई उसमें सब बहुत ज्ञानवर्धक है, रोचक भी है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो अब मैं एक हिंदी बेल्ट से आया हुआ छात्र था, उससे पहले अंग्रेजी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत सारे शब्द जो है, बहुत सारे टर्म्स मुझे नहीं मालूम थे। तो आपने पूछा कौन से शब्द, मैंने कहा एक वर्ड, मैंने कहा कि जैसे एक वर्ड है टैबू। तो मेरे एक मित्र थे क्लासमेट, उन्होंने थोड़ा मेरा मजाक भी उड़ाया, अच्छा तुम्हें टैबू नहीं मालूम है? मैंने कहा नहीं मालूम है, लेकिन आपने मुझे समझाया कि टैबू क्या होता है। उसके बाद मैंने ये तय किया कि बहुत सारे पढ़ने होंगे, बहुत सारे मुझे पढ़नी होंगी अगर मैं हिंदी साहित्य तो अलग अलग तरह की चीजें मुझे पढ़नी होगी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो नए शब्द आ रहे हैं या जो नए टर्म्स आ रहे हैं, तो ठीक है, तो मैं जो है अपने स्कोर से एक मिनट हाँ, हर आदमी का अपना पढ़ने का ढंग है। देखो, तुम्हें कोई शब्द नहीं मालूम है, तुम खोजना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, किसी को कोई शब्द नहीं मालूम है और उसकी वजह से वो उस पूरे लेख को या उस रचना को डिसमिस कर देना चाहता है, करने दो। देखो सही, मैं ये मानता हूँ कि जिसको जो करना है करे, मुझे जो करना है सर इसी लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, वो बात छोड़ता हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि ये जब मैंने पहली बार ये नावल पढ़ा तो थोड़ी मुश्किल मुझे भी आई, मतलब मुश्किल उस तरह से नहीं, लेकिन जैसे फ्लो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शब्द वगैरह तो मुझे मालूम थे उस हद तक, लेकिन फ्लो की बात है। लेकिन जब मैंने दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान नावल है। तो मुझे लगता है कि पाठक की जिम्मेदारी है कि वो अगर एक बार में उसको लगता है कि फ्लो मुश्किल है तो उसको दूसरी बार पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि ये अगर कोई महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे समय की बात करती है तो उसको पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हम गोदान बार बार पढ़ सकते हैं, आधा सच पढ़ सकते हैं। नहीं सही, देखो एक मिनट, पाठक ये तब करेगा जब उसे लगे कि इस बात में कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई दम है। जिस पाठक को ये लगेगा कि इस चीज में दम है, वो उसको दोबारा पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा। जिसको ये नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। तो एक लेखक के तौर पर मैं ना इससे प्रभावित होता हूँ ना उससे प्रभावित होता हूँ। जैसा मैंने कहा कि इस उपन्यास की ही बात करें तो मृदुला जी ने मेल किया, अर्चना जी ने वो बात कही जो तुमने अभी याद की, और कुछ लोगों ने अच्छी बातें लिखी, कुछ ने बुरी, मतलब बुरी क्या, आलोचनात्मक बातें लिखी। मैं जब इस उपन्यास या अगला उपन्यास लिखने बैठूंगा तो वो सब आलोचनाओं को ध्यान में रखूंगा। उपन्यास, मान लीजिए कि मैं अगला कोई उपन्यास, प्रेम उपन्यास लिखने बैठूंगा, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थोड़ी होगी जैसी इसकी। मान लीजिए कि मेरे मन में आ जाए कि यार अगला उपन्यास एक मर्डर मिस्ट्री लिखते हैं, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थोड़ी होगी जैसी इसकी। कहानियों की अलग अलग भाषा है, मर्डर मिस्ट्री की लैंग्वेज जैसी होगी। तो वो डिपेंड करता है, देखा जाए। हाँ यार, बहुत देर हो गई, लगभग 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। जब इसको समय इसी पर थोड़ा सा एक कमेंट करना था सर, छोटा सा, कि जिन लोगों को लग रहा है कि ये नॉवेल नहीं है या कथा नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, एक पहले से निर्धारित जो प्रतिमान लेकर के उपन्यास समझना चाहते हैं, बेसिकली उनको उपन्यास की गहरी समझ नहीं है। जो नॉवेल डिस्कोर्स जॉर्ज लुकास से लेकर के टेरी गल्टन तक यूरोप में है, उसको वो समझते नहीं। एक्चुअली उपन्यास है क्या? अगर आप पूछेंगे तो उपन्यास क्या गद्य है, तो पता लगा कि ऐसे उदाहरण उपन्यासों के जो पद्य में है बकायदा, ऐसे क्या उसका साइज है, तो पता लगा एक उपन्यास से बड़ी साइज की कहानी है, लेकिन वो कहानी बड़ी होने के बाद भी कहानी है और ये उपन्यास है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि उपन्यास कितनी बार मर चुका है, डेथ ऑफ नॉवेल कितनी बार यूरोप में कहा गया, और न जाने कितने लोगों ने कहा उपन्यास ये है, उपन्यास वो है। लेकिन उपन्यास एक ऐसी चीज है जो
जब तक आप एक दूसरे उपन्यास को समझने की कोशिश करते तब तक एक दूसरा उपन्यास पैदा होता है, और अंततः है उपन्यास जो है। आनंद, एक बात सुनो, तुम जो कह रहे हो वो जाहिर है उपन्यास ही नहीं, किसी भी विधा के बारे में ये है कि उसमें नवाचार होते हैं, नई जमीनें तोड़ी जाती हैं, और उसकी वजह से कई बार परिभाषाएं बदलती हैं, बदलनी पड़ती हैं। जहां तक उपन्यास का, जहां तक मेरी अपनी समझ है, उपन्यास साहित्य में मेरी सबसे प्रिय विधा है। मैं सबसे ज्यादा अगर लिटरेचर में कुछ पढ़ता हूं तो नॉवेल पढ़ता हूं, और उसका कारण यह है कि उपन्यास एक तरह की होलिस्टिक विधा है, क्योंकि उपन्यास में आपको स्पेस है, आप लंबा फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन, आप चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास याद कीजिए अगर आप लोगों ने पढ़े हो। उनकी लिटरेरी वैल्यू है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उन उपन्यासों का आप शिल्प देखिए, एक छोटी सी घटना ली, उसमें दुनिया भर का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री ने अपने ढंग से, चाहे वो वैशाली की नगर वधू हो, चाहे सोना और खून हो, चाहे कुछ हो। दूसरी तरफ ऐसे भी जैनेन्द्र के उपन्यास याद कीजिए, बहुत ही थिन स्टोरी लाइन है, और उस थिन स्टोरी लाइन के आसपास पूरा एक डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है। आकार की जो तुमने बात की, बहुत अच्छी बात कही। त्याग पत्र का आकार क्या है? कितनी शब्द संख्या होगी त्याग पत्र की? कितने हजार शब्दों का? उससे जितने शब्दों में त्याग पत्र उपन्यास है, उससे कई अधिक शब्दों में कहानियां हैं कुछ। तो अब त्याग पत्र को आप दूसरी तरफ ऐसे उपन्यास है जो 2-2000 पृष्ठों की, तो ये स्पेस अपना देखो। लेकिन इसमें मैं नाकवस के प्रसंग में एक ही बात कहूंगा कि मैंने इसको एक उपन्यास के फॉर्म में एक उपन्यास मान के लिखा। आपको ये उपन्यास नहीं लगता, यू आर मोस्ट वेलकम। भाई मैं कोई नाकवस का पदाधिकारी तो हूं नहीं कि मेरा उपन्यास पढ़ना जरूरी। बोने सर पीछे लगे, अगर आप मेरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको दिया जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा सर। नहीं, सुधा कुछ कह रही थी। मैं 10 अच्छा, पहले तुम बोलो। सुधा कुछ कह रही है। जी जी, तुम बोलो पहले। पहले नहीं सर, पहले आप बोल लीजिए। डीएन सर पहले आप बोल लीजिए। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जो इसमें व्यंग्य है और जो इसका कंटेंट है, वातावरण जो क्रिएट होता है, एक भयावह वातावरण, एक फैंटेसी क्रिएट, और जो इसमें व्यंग्य होते हैं, वैसे वो व्यंग्य है तो बहुत बिल्कुल मार्मिक है और सही जगह पर आए हैं कथानक में जहाँ भी आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इतनी भयानक स्थितियों में इस तरह के व्यंग्य कुछ थोड़े से अजीब से लगने लगते हैं। ऐसा मुझे फील हुआ है कि ये क्या ऐसा है क्या, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं और उसमें ये व्यंग्य हो रहे हैं जो थोड़ा सा हंसी पैदा कर रहे हैं या उस गंभीरता को हल्का कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। ये असल में यहाँ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि लेखक के स्वभाव का नतीजा है। ये इसमें रचना की बात अपनी उतनी नहीं है। लेखक, आप लेखक को वर्षों से जानते हैं। लेखक का स्वभाव है कि वो गंभीर से गंभीर, चिंताजनक से चिंताजनक स्थिति में कुछ ना कुछ चुटकी दिए बिना नहीं, तो वो ये इसमें उपन्यास में भी आ गया है। और इस बात को मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ धननारायण, उपन्यास में व्यंग्य नहीं है, उपन्यास में कई जगह बहुत गहरा दर्द है। जैसे मिसाल के तौर पर जब सुकेत को नाकोवस ले जाया जा रहा है और वो सड़क से गुजर रहा है, तो एक अंडरपास से वो गुजरता है और उसे याद आता है कि यहाँ से जब वो पहले गुजरता था तो बड़े बड़े हरूफों में लिखी हुई कुछ इबारतें उसे याद आती हैं। आई लव यू, आई विल वेट, यू विल हैव टू कम वंस, एट लीस्ट वंस बिफोर आई गो। और सुकेत इस बात पे सोचता है ये इस आदमी ने रात में कैसे लिखा हुआ है, बीट कांस्टेबल को कैसे क्या किया होगा और क्यों इसी अंडरपास में इसने ये सब लिखा है। तो सुकेत कल्पना करता है कि इसी अंडरपास में शायद वो अपनी प्रेमिका के साथ घूमता होगा, खड़ा होगा, शायद इसी अंडरपास में उसने उत्साह में एकाएक उसका चुम्बन ले लिया होगा चलते ट्रैफिक, और फिर वो झेपी होगी, शर्माई होगी, चौंकी होगी, तो ये अंडरपास उसके साथ। तो मेरा कहना यह है कि केवल व्यंग्य नहीं है उपन्यास में। अगर आप उपन्यास को उस तरह देखें, पढ़ें, तो गहरे दर्द के मोमेंट्स भी उस उपन्यास में। वेदना जब वो शम्स याद करता है कि उसके फलक के पिता ने उसको किस तरह याद किया कि अव्वल तो शिया, चलो शिया को हम झेल भी लें तो मुनकिर है,
ये तो अल्लाह पाक और हुजूर तक को नहीं मानता। और फिर पुनः आप इधर आए इसकी रघु की तरफ, उसे जिस तरह अपनी पिटाई याद आती है, अपनी माँ याद आती है। उपन्यास असल में मैंने उस उपन्यास को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है, वो तीनों कैरेक्टर्स की मेमोरीज का कोलाज है, इसलिए उसमें कोई सिस्टमेटिक घटनाक्रम नहीं है, क्योंकि मेमोरीज कभी सिस्टमेटिक नहीं होती। आप इस बात पे अनुभव की अपना याद कीजिए। मेमोरीज कभी नैरेटिव में नहीं आती। अभी आप लोगों से बात करते करते मुझे मान लीजिए अपना कोई दोस्त याद आ रहा है, अगले ही पल मुझे वो काम याद आ सकता है जो मुझसे कल ऋत्विक ने कहा कि पापा ये बात खत्म करने के बाद तुम ये प्लीज ये नोट लिख देना फटाफट। इट्स ऑलवेज अ कोलाज। आप देखेंगे कि वही कोशिश और व्यंग, हाँ वो अब मैं क्या करूँगा, वो मतलब मुझे लगता है कि व्यंग जो है वो, और मैं एक बात कहूँ डीएन तुमसे सीरियसली, कई बार व्यंग हमेशा आपको हंसाता नहीं है, कई बार व्यंग आपको रुलाता है। गहरी वेदना जब वो नहर में लाशें देखने जाते हैं और जब नरेटर कहता है कि वो इस बात पे दुखी हो गए कि कोई लाश नहीं मिली, और जब वो उनके मुंह से बिहारी लहजे में निकल जाता है कि तेरा भी एक तो फोटो खींच देंगे बढ़िया, और फिर नरेटर कमेंट करता है कि सुबह से अभी तक बड़ी नफीस उर्दू बोल के ये जताने वाले के निहायत पढ़े लिखे आदमी है, इनका पुरबियापन झाँक गया तो बेचारे झेप रहे हैं। और उस पे तो ये केवल व्यंग नहीं, अभी जो बात चल रही थी कि आप चाहे पुरबिया हो या मेरी तरह बुंदेलखंड के हो, ग्वालियर के हो, आप अपनी एक सेल्फ इमेज के ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि जैसे मेरे मुंह से हाउ निकल जाए तो मैं झेप जाऊं। आप में से कोई कहे सर अब हम बोले और मैं कहूँ हाउ, तो मैं अरे यार ये क्या बोलती है। वही स्थिति उस कैरेक्टर की होती है, वो कहता है बढ़िया, जैसे पूरब में लोग बोलते हैं बढ़िया, पूरे नक्सुरे अंदाज में, तो झेप जाता है और उस पर लेखक को चुटकी लेता है। मुझे नहीं लगता कि वो व्यंग है, उस अर्थ में व्यंग है, व्यंग है, लेकिन व्यंग आप याद रखिए कि हमेशा आपको हंसाता है, हंसी के पीछे कुछ पीड़ा होती है। मैं व्यंग को इसी अर्थ में देखता हूँ। और वो तुम जानते हो, तुम एमए किया है मेरे साथ और उसके अलावा भी गप्पे लगाई हैं, उससे तो मैं बाज आ नहीं पाता भाई। नावल में कैसे आ जाऊंगा। सुधा कुछ करी थी, सुधा तुम कुछ करी थी ना? सर मैं ये बात दरअसल आपसे जो अब कर रही हूँ, मैं शुरुआत वहां से करना चाहती थी और भूल गई थी। जब शिल्प पे बात उठी तब मुझे ध्यान आया कि अरे इससे मैं शुरू करने वाली थी, कि मैं यहीं से शुरू करूंगी। दरअसल इस उपन्यास के जो अध्याय के नाम दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और सचमुच मुझे लगता है कि वो लैंग्वेज की क्रिएटिविटी है, एक भाषा की बहुत सर्जनात्मक रूप से उसका उपयोग किया गया है। मैं अगर आप इजाजत दे सर, समय है तो मैं कुछ के तो नाम आ चुके हैं, इसके अध्याय के पाठ जो आपने शीर्षक दिए हैं, बहुत का नाम आ चुका है, पर एक दो मैं पढ़ना चाहूंगी सर, अगर आप कहें तो। जैसे सर, नींद के घर आवाज लगाओ तो दरवाजा स्मृति खोलती थी, तेरी आंख के कोने में ठिठक गई इस एक बूंद में नमक सारी पृथ्वी का। इस पे बात चलिए, जिससे भय होता है उस पर करुणा नहीं होती, ये बात हो चुकी है। तो इस तरह से किस दुनिया के सपने देखे थे, यहीं से शुरू हुई थी बात। और मैं इस पे करना चाहती थी बात कि ये जो उपन्यास है, तो इसका जो शीर्षक दिया है आपने, वो बहुत प्रभावित करते हैं। और मुझे लगता है कि इसके शीर्षक से ही शायद इसके शीर्षक को पढ़ के एक बार अपने आप को मैं रोक नहीं पाती थी कि इसको, मतलब अगला जैसे ही आए तो मैं अगले में सोचती थी कि अच्छा ये क्या शीर्षक है, और फिर से पढ़ना शुरू कर देती थी। वो बीच में, जैसा कि सईद भैया ने कहा कि वो फ्लो वाली बात, तो वो कहीं कहीं थी रुकावटें, कहीं सोचने को रुकावटें इसलिए थी कि सोचने को मजबूर करती थी। वो डर था, आतंक था, जो डर और आतंक कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं। जी। ये मैंने एक खास वजह से मेरे सामने एक पहले, ये कौन है, नाकुआ सपने समय से काफी आगे का उपन्यास है, ये किसी ने लिखा है क्या, किया है?
अच्छा, पंडित कुंदन यादव है ये। अच्छा, हाँ पंडित जी प्रणाम। पंडित कुंदन यादव को प्रणाम। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी ने लिख के भेजा है। अच्छा अच्छा, थैंक यू कुंदन। नाकोस अपने समय में से काफी आगे का उपन्यास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुधा जो कह रही थी उसके रेस्पॉन्स में, देखो जैसे अभी बात चल रही थी उपन्यास की, जो बात अभी, उपन्यास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें एक होलिस्टिक टच होता है। तो ये उपन्यास केवल हर्ट फीलिंग्स का उपन्यास नहीं है, किसी भी उपन्यास की तरह केवल उस विषय का उपन्यास नहीं हो सकता। आप देखें, ये उपन्यास लगातार सुकेत के अपराध बोध का भी उपन्यास है। करुणा के साथ जो व्यवहार उसने किया उसका भी उपन्यास है। ये सुकेत के लगातार अकेले होते जाने का भी उपन्यास है। और जो धर्मनारायण अभी कह रहे थे उस पर एक व्यंग्य वाली बात, उसमें सुकेत के बारे में नरेटर कहता है कि सुकेत ऊपर से हमेशा हंसने वाला, हमेशा शरारतें करने वाला दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर वो एक ऐसा प्रेत बन चुका था जो किसी तिलिस्म की रखवाली कर रहा है। रिमेंबर दैट, कि वो किसी तिलिस्म की रखवाली के लिए बैठाया गया जिन्न बन चुका था भीतर ही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पहला उपन्यास था मेरा, और उसके बाद अभी तक पहला ही है, दूसरा कहां लिखा। इस उपन्यास ने चाहे 10 या 20 लोगों को ही टच किया हो, इस उपन्यास ने चाहे जो बात अभी वो सही याद कर रहे थे अर्चना जी की, इसने चाहे 400-500 लोगों को ही टच किया हो, ठीक है, मुझे जरूरी लगा था ये लिखना, हर तरह से जरूरी लगा था। केवल हर्ट सेंटिमेंट्स की बात नहीं, बल्कि जो मैंने आपसे कहा कि इंटेलेक्चुअल के जीवन में, जैसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, और उसमें केवल अकेला सुकेत है जिसका प्रोफेशन आइडेंटिफाई किया गया है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। बाकी आप नहीं जानते कि शम्स और रघु आजीविका के लिए क्या करते हैं, देयर इज नो हिंट अबाउट। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो अफसर हो सकते हैं, कोई व्यापारी हो सकता है, वो दोनों में से कोई भी, कुछ भी हो सकता है। ये उपन्यास केवल बुद्धिजीवियों की यातना का उपन्यास नहीं है मेरी समझ से, जिस रूप में मैंने इसको देखा या रचने की कोशिश की। ये किसी भी सोचने समझने वाले इंसान की यंत्रणा का और उसके आत्मसंघर्ष का उपन्यास। अब वो छोटा सा है, उसमें जितना मैं ला सका, और अच्छा है बुरा है वो पाठक को तय करना है। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अपने समय से आगे का लग रहा है, कुछ को उपन्यास ही नहीं लग रहा। एज अ राइटर, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। जब दोबारा लिखने बैठूंगा, यानी इसका सीक्वल या कोई अलग उपन्यास, तो ध्यान रखूंगा। और जैसा मैंने कहा कि इस पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा उपन्यास अब लिखता हूँ। अब यहाँ मैं हूँ, और आप में से जो पुराने मित्र हैं वो जानते हैं कि मुझे जासूसी उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है, और यहाँ जैसे मैं ताबड़तोड़ जासूसी उपन्यास में पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि अगला जो है वो कोई जासूसी उपन्यास लिखने का मेरा मन बन जाए। डिपेंड करता है, देखेंगे क्या लिखना। अच्छा भैया, अब लगभग 2 घंटे हो गए। अब आप लोगों से, हालांकि मुझे भी बहुत मजा आता, और जो लोग लाइव देख रहे होंगे उनकी क्या आशा होगी वो जाने, उनके साथ अपन सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं अगर देख रहे हो तो। लेकिन तुम लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे कुछ और काम करने हैं। दिन यहाँ शुरू हुआ है अभी, और कई बहुत सारी बातें अभी रह गई। अभी तो करुणा पे बात नहीं हो पाई, और नहीं वो बाद में टेक्नोलॉजी आगे बात करने की। अब 2 घंटे हो गए यार। जी सर, लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो सुधा मैम ने कहा कि जो ये इसकी फैंटेसी मुक्ति बोध जैसी है, मैं भी मतलब इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मुझे मुक्ति बोध की हाँ बिल्कुल पंक्तियां भी याद आती हैं कि वो कहते हैं कि पशुओं के राज्य में जो पूनों की चांदनी है वो हमारे लिए नहीं है, और वो तुम्हारे लिए भी नहीं है, लेकिन वो किसके लिए है, इसका उत्तर हमें इस उपन्यास में जरूर मिल जाता है अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया अनुभव था बात करने का, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई रियली एंजॉयड इट। और फिर से एक बार तुम सब लोगों को, और खास करके धर्मनारायण को और आनंद पांडे को, जी हाँ, पंडित कुंदन यादव कुछ कह रहे हैं। नहीं बस नमस्कार कह रहा हूं। नमस्ते। पंडित तुम अकेले हो, जी हम सब बाकी, हम सब लोग अपंडित हैं, वो भी बनारस के सर।
मतलब कहना क्या चाहते? कुंदन कमाल का व्यक्ति है, इसने जब अपनी फेसबुक पे वो बदली तो ये घोषणा करते हुए बदली कि बहुत सारे बैल लोग अपने आप को पंडित लिखते हैं, उनकी तुलना में तो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं अब अपने आप को पंडित लिखूंगा। इस सेशन को समाप्त किया जाए। हाँ, तो जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का, बस और फिर कभी इस पर बात करेंगे किसी और सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, हम लोगों को अवसर दिया आपने बात करने का जो है सर, और हमें आपसे बहुत फिर से सीखने को मिला। एक बार और सीखते तो रहते हैं कल हर क्षण, और फिर से सीखने को मिला सर। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे सर और इसको समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार और नमस्कार। आपका भी आभार। सर आपका भी सर बहुत आभार सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।